हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा कॉमन है दोस्तों, और ज्यादातर केसेस में आप देखते हो तो बहुत कॉमन रूप से हमें देखने को मिलता है दोस्तों। प्रत्येक व्यक्ति, अगर आप डिफरेंट डिफरेंट व्यक्तियों को देखोगे दोस्तों, अलग अलग तरह से कभी ना कभी इंडाइजेशन को एक्सपीरियंस किया है। मैंने भी किया है दोस्तों, कई बार किया है। कहीं पर जब जबरदस्त खाना मिलता है तो अच्छा सूत लिया जाता है दोस्तों, और जब शुरुआत में हम लोग इस चीज को नहीं जानते थे तब बड़े आसानी के साथ इंडाइजेशन के लेवल से प्रभावित हो जाते थे दोस्तों। इसलिए इंडाइजेशन को मैंने टेबल प्रैक्टिस में बहुत बार खुद भी एक्सपीरियंस किया है। बहुत बार खाना खाया और बैठ गए, कोई काम नहीं, बस बैठ गए, तो उस कंडीशन में भी इंडाइजेशन होते हुए देखा गया है दोस्तों। जब इंडाइजेशन के सिम्टम्स आते हैं तो कभी कभी या फिर प्रायर डेली भी उस पेशेंट को महसूस हो सकते हैं। जिनका लीवर इंपेयर्ड हो गया हो वहां पर बहुत कॉमन रूप से इंडाइजेशन के सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। इंडाइजेशन किसी अन्य प्रकार के डाइजेस्टिव डिसीज का सिम्टम भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि वो स्टमक से रिलेटेड है, कोई और भी वहां पर इसके कारण अफेक्टेड हो सकता है दोस्तों। यानी इंडाइजेशन की जब बात की जाती है, डिस्पेप्सिया की जब बात की जाती है दोस्तों, किसी अंडरलाइंग डिसीज के कारण काज्ड नहीं होता है, लेकिन लाइफ स्टाइल चेंजेस के कारण या मेडिकेशन से बहुत आसानी के साथ हो जाता है दोस्तों। याद रखिएगा, मैंने अभी इसीलिए बताया खूब खा लिया और बैठ गए, कोई काम नहीं किया हमने। तो लाइफ स्टाइल चेंजेस हो जाए या मेडिकेशन, आपने बगैर सोचे समझे कोई भी मेडिसिन ले लेना और उसको खा लेना, ठीक है। आज के समय में देखिए आप, कई पेशेंट्स आपको देखने को मिलेंगे, पेशेंट आकर बोलता है मुझे ये प्रॉब्लम हो रही, मैंने फलानी दवाई ले ली थी और लगातार मुझे प्रॉब्लम होती, मैं फलानी फलानी दवाई, मतलब लोगों को नाम रटा गए मॉडर्न साइंस के, मैं ये एसिलॉक ले रही थी, कंटिन्यू एसिलॉक ले रही थी, और बाद में जब लाइफ स्टाइल चेंजेस के कारण हो रहा है, मेडिकेशन के कारण बहुत आसानी से उसको प्रभावित हो जाता है दोस्तों। प्रभावित इसलिए होता है, हमें केवल एक पॉइंट समझना है दोस्तों, प्रभावित क्यों हो रहा है, इंडाइजेशन क्यों हो रहा है, क्यों पे जाइए आप। इसलिए हो रहा है दोस्तों कि जब गैस्ट्रिक जूस के अंतर्गत वहां पर बहुत ज्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड का वहां पर डेवलपमेंट होता है, तो वहां पर गैसेस निर्माण होता है, फ्लेचेस निर्माण होता है, और जब फ्लेचेस या गैसेस का निर्माण होता है दोस्तों, तो ज्यादातर मॉडर्न साइंस के लेवल पर आजकल पेशेंट बहुत ज्यादा, हमारे से भी ज्यादा समझदार हो गया है दोस्तों, वो मन से इनो ले लेता है, मन से ही ऐसी एंटासिड ले लेता है, एंटी एसिड के रूप में काम करती है, वो एंटी एसिड यानी एसिड को बनना ही बंद कर देती है, ठीक है। अब जब एसिड बन रहा है, उसको बनना ही बंद कर दिया, तो हमारी ब्रेन को जो है मैसेज ये जाएगा कि भाई यहाँ एसिड ज्यादा बन ही नहीं रहा, कोई बात नहीं, आप आराम करो। हमारा ब्रेन आराम करेगा, उसके माध्यम से सिंपैथेटिक, ये पैरासिम्पैथेटिक सिम्टम काम ही नहीं करेंगे। अब काम नहीं करेगा तो क्या होगा, बाद में जैसे ही वहां पर वो एसिड कंटेंट को छोड़ता है, एकदम से एसिड बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होता है, फिर से उसको प्रॉब्लम पहले से 2 गुना ज्यादा बढ़ के आ जाती है दोस्तों। और यही कारण है, बार बार इसी कारण से एसिडिटी बहुत डेंजरस हो जाती है दोस्तों, क्योंकि अचानक जब सिम्टम एसिड लेकर आएगा तो वो गैस्ट्रिक म्यूकस मेम्ब्रेन को डैमेज करने का काम करेगा। क्यों? क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कारण गैस्ट्रिक जूस का पीएच 1.8 के समथिंग होता है, बहुत ही एसिडिक होता है, हाईली एसिडिक, और यही कारण से ऐसे पेशेंट में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हमको टेबल प्रैक्टिस में देखने को मिलता है दोस्तों। इसीलिए जब आप कारण के लेवल पर जाते हो तो कुछ केसेस में जब आप देखते हो इंडाइजेशन, ओवर ईटिंग, या तेजी से जल्दी 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 करके आपको कहीं जाना है, आपने जल्दी जल्दी खाना, दाल बाटी खा ली, मुर्गा खा लिया, अब पच रहा है क्या दोस्तों? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि वो बड़े बड़े दाने के रूप में कट के आपने अंदर निकल लिया उसको। अब जब आप वहां पर मुंह का काम, दांत का काम, सलेवा का काम आप वहां पर स्टमक और लीवर से लेना चाहते हो दोस्तों, और वो इसी कारण से डिस्टर्ब हो जाता है। यही कारण है दोस्तों, ईटिंग के बाद भी वहां पर बहुत आसानी से ओवर ईटिंग के बाद इंडाइजेशन हो जाता है दोस्तों। इसीलिए इससे मैं ग्रसित हूं दोस्तों, कई बार जल्दी जल्दी खाने के चक्कर में कई बार प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है दोस्तों। जब आप स्पाइसी खाते हैं, ग्रीसी फूड खाते हैं, फैटी फूड खाते हैं दोस्तों, तब भी इंडाइजेशन की रिस्क को, आप डिस्पेप्सिया की रिस्क को बढ़ा रहे होते हैं दोस्तों। और शादी ब्याह का खाना इसी लेवल पर आता है। कहीं आप पार्टी करने जा रहे हो, महीने भर 15 दिन बाद आप कहीं पार्टी करने जा रहे हो, वहां पर भी आपको ये रीजन देखने को मिलता है। यानी खाना खाने के तुरंत बाद लेट जाना भी बहुत बड़ा रीजन होता है दोस्तों। ये बहुत कठिन कर देता है फूड के डाइजेशन को, अर्थात फूड डाइजेस्ट नहीं हो पाता, और जब फूड डाइजेस्ट नहीं हो पाता 100% ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसीलिए मैं एक बात क्लियरली कहता हूं कि आप मॉर्निंग में खाना खाने के बाद घूमिए, ठीक है, या थोड़ा सो जाइए, चलेगा, लेकिन
इवनिंग में, शाम के समय में खाना कम खाइए और कम खा के थोड़ा सा मूवमेंट कीजिए, कभी भी इंडाइजेशन की शिकायत नहीं होगी दोस्तों, याद रखिए। और इसीलिए मैं जो आयुर्वेदिक शास्त्र का ये जो नॉलेज है ये बहुत इंपॉर्टेंट मुझे महसूस होता है कि कम से कम हमारे पेशेंट को जब हम किसी साइंस का थोड़ा सा फीडबैक लेकर देते हैं और हमारी इलेक्ट्रोमेपैथ रेमेडीज देते हैं, बहुत क्विकली रिजल्ट हमको देखने को मिलता है दोस्तों। जब एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होता है, उसकी रिस्क जब इंक्रीज हो जाती है दोस्तों, तो पुअर डाइजेशन के अन्य कॉमन कारण बहुत सारे आपको डेवलप प्रैक्टिस में देखने को मिलेंगे दोस्तों। बहुत सारे कारण है, आप कहां कहां जाएंगे। कोई व्यक्ति बहुत स्ट्रेस में लेता है, चिंता में रहता है दोस्तों, ऑलरेडी वहां पर सिक्रेशन ऑफ फ्रूट्स, जितने भी आपके जूसेस हैं उनके सिक्रेशन प्रभावित हो जाते हैं। बहुत ज्यादा स्मोकिंग की शिकायत किसी को है दोस्तों, जरूरत से ज्यादा मात्रा में अल्कोहल के ड्रिंकिंग करना आजकल तो बहुत कॉमन हो गया दोस्तों। पहले तो आदमी एक आध दिन, कभी 7 दिन में एक दिन पी लेता था तो चलता था, आजकल तो दोस्ती यारी ऐसी हो गई है, अरे चल आज मेरी पार्टी है, कल मेरी पार्टी है, तो रोजाना वाइन का सेवन होता है दोस्तों। ये बहुत डेंजरस होता है इंडाइजेशन के लिए दोस्तों। मेडिसिन के साइड इफेक्ट भी आजकल जो देखो वो अपने मन से मेडिसिन लेता है दोस्तों। सबसे बड़ी चीज होम्योपैथ, आयुर्वेदिक, इलेक्ट्रोमेपैथिक मेडिसिन के तो कोई साइड इफेक्ट है नहीं कि आपको बोल दे इंडाइजेशन हो गया, लेकिन मॉडर्न साइंस के लेवल पर जब मेडिसिन दिया जाता है, विशेष रूप से दोस्तों जब आप वहां पर नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग, ठीक है, एंटासिड जब भी देते हो दोस्तों, जैसे एस्पिरिन आपने दे दिया, आइबुप्रोफेन दे दिया, नोप्रोक्सिन दे दिया दोस्तों, ये वो मेडिसिन है जो डायरेक्टली इंडाइजेशन करती है और डायरेक्टली लीवर और स्टमक का ऑफसेट कर देती है दोस्तों। यही कारण है दोस्तों, जब ये कंडीशन डेवलप होती है तो हमें पता करना पड़ेगा किस कारण से हो रहा, कारण हमको देखना पड़ेगा, और जो कारण हमें पता लग गया, हमने वो मेडिकेशन कर दिया, हमारा पेशेंट ठीक हो जाता है दोस्तों। इसीलिए आपको पेशेंट जब आता है उसको सबसे पहले चीज पूछना है, भाई आपकी ईटिंग हैबिट्स क्या है, आप क्या क्या खाते हो, कैसे खाते हो, कब खाते हो, आपका लाइफ स्टाइल चॉइसेस क्या है, आप कैसे आपका दिनचर्या को गुजारते हो। अगर आपको वही समझ में आ जाएगा, आधा पेशेंट वही ठीक हो जाता है दोस्तों। इंडाइजेशन के कोई पॉसिबल कॉजेज नहीं होते दोस्तों। बहुत सारी कंडीशन जब आप टेबल प्रैक्टिस में देखते हो तो कोई संभव कारण नहीं होते दोस्तों। कभी कभी इंडाइजेशन के जो सिम्टम्स होते हैं दोस्तों, अपर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में एक सीरीज जो होती है उस प्रॉब्लम को इंडिकेट कराने का काम करती है। जो कॉमन डाइजेस्टिव डिसीजेस होती है जो इंडाइजेशन को कॉज करती है, जो हमारे टेबल प्रैक्टिस में रोजाना हमको दोस्तों अगर 20 में से 10 पेशेंट नहीं मिले तो हमारी प्रॉब्लम हो जाएगी दोस्तों। मैक्सिमम 20 में से 10 पेशेंट इसी इंडाइजेशन के लेवल से प्रभावित होता है। अब कब होता है दोस्तों, ये स्टमक है, स्टमक के लेवल पर इंडाइजेशन कब होता है, जब एसिड रिफ्लक्स होता है, यानी एसिड कंटेंट ऊपर जाता है दोस्तों। सबसे पहला जीआरडी, दूसरा होता है गैस्ट्रिक एबनॉर्मलिटीज, हाइपोगैस्ट्रिक या हाइपरगैस्ट्रिक दोस्तों, जिसमें गैस्ट्रिक कैंसर बहुत कॉमन से होता है दोस्तों। गैस्ट्रिक कैंसर ज्यादातर लोगों को आजकल इसी कारण से स्टमक कैंसर देखने को मिलता है। पैनक्रेटिक या बाइल डक्ट के एबनॉर्मलिटीज, यानी पैनक्रेटिक डक्ट और बाइल डक्ट है, मान लो कि बाइल स्टोन है, बाइल वहां पर बाइल डक्ट में अड़ गया है, गाल ब्लेडर के डक्ट में अड़ गया, इसके कारण क्या हो रहा, लीवर का बाइल जूस भी वहां पर इंटेस्टाइन में नहीं आ रहा, इधर पेनक्रियाटिस का भी रिटर्न हो रहा है दोस्तों। और यही कारण है ज्यादातर केसेस में पेनक्रेटाइटिस को कॉज करता है, बाइल डक्ट के एबनॉर्मलिटीज को डेवलप करता है। पेप्टिक अल्सर, कई बार पेप्टिक अल्सर भी जो एच पाइलोरी बैक्टीरिया होता है उसके द्वारा स्टमक और ईसोफेगस की लाइनिंग में दोस्तों सोरनेस डेवलप हो जाती है, और ये सोरनेस दोस्तों एच पाइलोरी बैक्टीरिया के द्वारा होने वाली सबसे डेंजरस इंफेक्शन होती है दोस्तों, जो वहां पर इंडाइजेशन को कॉज करती है दोस्तों। याद रखिएगा, कभी कभी इंडाइजेशन का कोई कारण ही नहीं होता दोस्तों, कोई कारण नहीं होता। आप कितना भी पेशेंट को ऑब्जर्व कर लो, पेशेंट बोलता है साहब मुझे तो ऐसी कोई कंप्लेंट थी नहीं, अभी अचानक मुझे ये लगने लग गया दोस्तों। इसे हम फंक्शनल डिस्पेप्सिया के नाम से जानेंगे दोस्तों। याद रखिएगा, जब आपको कोई कारण नजर नहीं आ रहा, आप मान के चलिए स्टमक का फंक्शन प्रभावित हो गया, यानी फंक्शनल डिस्पेप्सिया डेवलप हो गया। और जब फंक्शनल डिस्पेप्सिया डेवलप होता है तो एबनॉर्मल मसल्स मोटिलिटी के कारण होता है दोस्तों। याद रखिएगा, एबनॉर्मल मसल्स मोटिलिटी के द्वारा काज्ड होता है दोस्तों, यानी वहां पर इस प्रकार से स्टमक का फैलना सिकुड़ना, फैलना सिकुड़ना, ये जो एबिलिटी होती है ये प्रभावित हो जाती है, स्क्वीजिंग की एबिलिटी प्रभावित हो जाती है। और ये ज्यादातर जब आप टेबल प्रैक्टिस में देखोगे दोस्तों, ये यहां पर उसी एरिया में होता है जहां पर स्टमक मसल्स डाइजेशन करने का काम करता है। जब हम स्टमक पढ़ेंगे ना, आपको बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा मैं कि वहां पर सर्कुलर
और लॉन्जिट्यूडिनल ऑब्लिक जो फाइबर होते हैं वहां पर कौन सा एरिया होता है, जो वहां पर डाइजेशन का एरिया होता है दोस्तों। और इसीलिए फूड और स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड को मूव करने का जो एरिया होता है वो सबसे ज्यादा प्रभावित होता है दोस्तों। यानी स्टमक का अपर एरिया कार्डियक एरिया नहीं दोस्तों, उसका मेन बॉडी पार्ट और पाइलोरस पार्ट जो डियोडिनम में जुड़ता है, वहां पर खास तौर से जो फूड को मूवमेंट करने वाला पार्ट होता है वो सबसे ज्यादा पेप्टिक अल्सर या इंडाइजेशन के कारण प्रभावित होता है दोस्तों। जब आप टेबल प्रैक्टिस में जाओगे तो केवल और केवल कारण देखना। मेडिसिन तो बहुत इजी है दोस्तों, बहुत इजी है, प्रोटोकॉल से आप किसी भी पेशेंट को ठीक कर सकते हो दोस्तों। डिस्पेप्सिया के कुछ कॉमन सिम्टम होते हैं, याद रखिएगा, बहुत क्लियरली इंडिकेट होने वाली डिसीज है दोस्तों। जब आप अपर एब्डोमेन में देखते हो तो लगातार पेशेंट बोलता है साहब मुझे चेस्ट में बर्निंग पेन हो रहा है, और पेन ऐसा हो रहा है जैसे कोई लैंसिनेटिंग या स्टिचिंग पेन, जैसे कोई चुभा रहा हो दोस्तों। विशेष रूप से आप जो इस कंडीशन में देखेंगे ना तो नेवल एरिया के चारों तरफ आपको पेन देखने को मिलेगा। एक स्पेशलाइज्ड पेन जो डेवलप होता है इंडाइजेशन के कारण, वो आपको स्पेशली नेवल एरिया के आसपास देखने को मिलता है। तो आप याद रखिएगा, जब भी कभी कोई आपके पास इस प्रकार का डिस्पेप्सिया इंडाइजेशन का पेशेंट आता है, अपर एब्डोमेन में जब पेन करता है, विशेष रूप से आप नेवल एरिया के चारों तरफ पूछिए आप उससे, क्या आपको नेवल एरिया के चारों तरफ पेन होता है, नाभि के आसपास पेन होता है? पेशेंट बोलेगा हाँ साहब मुझे कभी कभी बहुत सीवियर पेन होता है। आप सीधे गाइड कर लीजिए कि हाँ साहब दिस इज द केस फॉर डिस्पेप्सिया। ये डिस्पेप्सिया का केस क्लियर हो जाएगा दोस्तों। कई बार आपको देखने को मिलेगा स्टमक में बेल्चिंग देखने को मिलेगा दोस्तों, यानी वहां पर फ्रीक्वेंट बर्पिंग होगा, गैसेस को लगातार दोस्तों माउथ के मुंह से, आपके मुंह के माध्यम से लगातार बेल्चिंग करता रहेगा, बर्पिंग करता रहेगा फ्रीक्वेंटली दोस्तों। और ये आसानी के साथ डायग्नोस्ट हो जाता है, खट्टी खट्टी डकारें उसको आना शुरू हो जाती है दोस्तों। हार्ट बर्निंग इसीलिए शुरू होती है कि एसिड कंटेंट ऊपर आता है तो डेफिनेटली आपको चेस्ट में, हार्ट रीजन में बर्निंग, चेस्ट में पेन और हेवीनेस आपको देखने को मिलता है। लगातार नौसिया की वहां पर दोस्तों लगातार नेजिंग फीलिंग होती है, शुरू हो जाएगी दोस्तों। बार बार पेशेंट बोलेगा साहब मुझे तो उल्टी हो रही, वो खाना भी खाएगा, दो कोर भी खाएगा, बोलेगा मुझे नौसिया जैसा लग रहा, मैं नहीं खा पाऊंगा, वो वोमिटिंग की तरफ जाएगा दोस्तों। इसीलिए दोस्तों जो प्रभावित होते हैं वो होता है अनडाइजेस्टेड फूड का एक या कई बार उल्टी हो जाना। यानी ऐसे कंडीशन में वही मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की फर्स्ट स्टेज है दोस्तों, यानी अनडाइजेस्टेड फूड एक या कई बार 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 वहां पर वॉमिटिंग होना। और यही कारण है दोस्तों, ऐसे पेशेंट को हमेशा एब्डोमेन फुलनेस मिलेगा, हमेशा भरा हुआ महसूस होगा दोस्तों, ब्लॉटिंग होगा, ऐसा लगेगा जैसे मेरा पेट पूरा भरा हुआ है, फूला हुआ है दोस्तों। बिना किसी फिजियोलॉजिकल रीजन के ये सिम्टम उसको देखने को मिलता है। होता कुछ नहीं अंदर, याद रखिएगा, होता कुछ नहीं है, अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स अंदर रहेंगे और उसके कारण ऐसा लगेगा फुलनेस है, फूला हुआ लगेगा, ब्लॉटिंग जैसा लगेगा। थोड़ा सा भी खाना खा लेता है दोस्तों तो वो शिकायत करता है कि मुझे मेरा पेट भरा गया, फुलनेस की फीलिंग होती है, या पेट भरने की अनुभूति उसको लगातार महसूस होती है। और यही कारण है दोस्तों, कई बार ऐसी कंडीशन में जब आप एग्जामिनेशन करते हो, पेशेंट बोलता है सर मैं खा कुछ नहीं पाता हूं, थोड़ा सा कुछ खाता हूं और मुझे ऐसा लगता है मेरा पेट फूला हुआ है, यानी एब्डोमिनल स्वेलिंग लगती है। और ये सिम्टम तब दिखते हैं दोस्तों जब खाना खा लेते हैं, तब असुविधाजनक घंटों खाने के बाद उसको महसूस होता है दोस्तों। यानी आपने खाना खा लिया और खाना खाने के बाद में आपका पेट भरा हुआ, फूला हुआ, खट्टी डकारें आ रही, इंडाइजेशन के पूरे सिम्टम आ रहे हैं, एब्डोमेन पेन हो रहा है, अपर चेस्ट में पेन हो रहा है, गैसेस बन रही है दोस्तों। ऐसी कंडीशन में मुंह से लगातार बेल्चिंग या बर्पिंग होता है तो आप मान के चलिएगा पेशेंट घबरा जाता है। कभी कभी ये सिम्टम बहुत सीवियर हो जाते हैं दोस्तों, जब जिनको हाइपरटेंशन होता है, जिनको डायबिटीज होता है, जिनको किडनी की प्रॉब्लम होती है, जिनको अल्सर की प्रॉब्लम होती है, जिनको माइग्रेन की प्रॉब्लम होती है, ऐसे लोगों में दोस्तों जब ये सिम्टम फ्रीक्वेंटली आते हैं दोस्तों तो कई दिनों तक लगातार आते रहते हैं और ये कंडीशन एडमिट करने जैसी कंडीशन हो जाती है दोस्तों, या वीक्स या कई मंथ तक मैंने देखा है, प्रैक्टिकल अप्रोच भी किया है दोस्तों, कई वीक्स या कई महीनों तक इसी तरह का इंडाइजेशन बना हुआ रहता है। और अन्य समय में जब दूसरी कंडीशन होती है, जब किसी दूसरी कंडीशंस के कारण डेवलप हो रही है तो ये लीस्ट सीवियर होता है, बहुत कम सीवियर होता है, बड़े आसानी से ठीक भी हो जाता है। प्राय लोग इसको इग्नोर कर देते हैं और छोटी मोटी दवाएं एंटासिड ले लेकर दोस्तों उसको क्योर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों कई पेशेंट में अपने आप चला जाता है अगर वो डाइट को रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं, यानी 1 या 2 रात अगर वो भूखे सो जाते हैं ऑटोमेटिकली उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है दोस्तों। लेकिन अगर वो इग्नोर करते हैं और वही सॉलिड मटेरियल फिर से खाते हैं
मसालेदार चीजें खाते हैं, तली गली चीजें खाते हैं, वहां पर फाइबर्स डाइट बिल्कुल नहीं लेते हैं, मान के चलिए उनमें प्रॉब्लम्स रिकरेंट होता है, बार बार होता है दोस्तों। और जब आप इन्वेस्टिगेशन की तैयारी करते हैं तो लेबोरेटरी टेस्ट, सीबीसी टेस्ट, ब्रीथ और स्टूल टेस्ट, इंडोस्कोपी, इमेजिंग टेस्ट, एक्सरे, सीटी स्कैन, जमाने भर की जांच करा ली जाती है, लेकिन मिलता कुछ नहीं है दोस्तों। कुछ ही केसेस में एच पाइलोरी बैक्टीरिया ब्लड कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट में पता लगता है, कई केसेस में हम लोगों को वहां पर कई कॉम्प्लिकेशंस दूसरी नजर आती है, जिसके अंतर्गत इंडाइजेशन वहां पर डेवलप होता है। दोस्तों अगर ये कंडीशन डेवलप होती है तो सबसे पहला इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का काम होना चाहिए, इमीडिएट पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को बढ़ाया जाए और जो ऊपर से वॉमिटिंग का सेंसेशन आ रहा है उसको पीछे से निकाल दिया जाए। ठीक है, ये सबसे पहला इफेक्ट होता है। और दूसरा होता है जो चेस्ट में बर्निंग पैन हो रहा है, जो बेल्चिंग हो रहा है, जो फुलनेस हो रहा है, इस कंडीशन को तोड़ने के लिए मैंने आपको हमेशा बताया S2 C10 L1 F1 B D5, ये एमएमपी ग्लोबल्स बहुत ही मिरेकल रिजल्ट दिखाती है दोस्तों। और हम लोग काफी समय से हमारे ग्रुप के काफी बड़े बड़े मेंबर्स इसको प्रूव कर चुके हैं। और S2 C10 L1 F1 B को D5 में जब आप देते हो, ये मिरेकल प्रोटोकॉल हो जाता है चेस्ट बर्निंग के लेवल पर दोस्तों। दूसरी बात, चूंकि इसमें इन्वॉल्वमेंट इंटेस्टाइन का होता है, स्टमक का होता है, तो यहां पर S10 C10 W को D6 या नेगेटिव में देना। अगर बहुत पुराना है तो मोर नेगेटिव 10th डायल्यूशन से शुरू करिए, D6 तक आई है दोस्तों। लेकिन आपको लग रहा है एक्यूट केसेस है, कोई दिक्कत नहीं, S10 C10 W को D6 में दे दीजिएगा, बहुत तेजी के साथ में दोस्तों वहां पर एसिड कंटेंट को न्यूट्रलाइज कर देगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि यहां पर हमें स्टमक की रेमेडी भी देना पड़ती है, स्टमक बहुत ज्यादा अफेक्टेड हो जाता है, तब यहां पर S10A3W को S2R1G के साथ अल्टरनेट करके देना चाहिए दोस्तों। ये दो कंडीशन में जब बहुत ज्यादा एब्डोमेन में पेन होता है तब हमें ये प्रोटोकॉल S10A3W अल्टरनेट S2R1G देना पड़ता है। लेकिन हमें लगता है कि नहीं साहब, गैस्ट्रिक जूस का भी सिक्रेशन ज्यादा हो रहा है और यहां पर स्टमक के मेडिसिन C15 भी ऐड करना पड़ेगा, C13 भी ऐड करना पड़ेगा दोस्तों, तब हमें यहां पर S10 C10 R1Y अल्टरनेट देन C16G का प्रयोग करना है दोस्तों। C16 बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी है दोस्तों यहां पर, इसीलिए आप जब C16 का कॉम्बिनेशन देखेंगे आपको खुद समझ में आ जाएगा दोस्तों। इसीलिए C16 के साथ जब वहां पर F1 मिला रहेंगे तो C16 बहुत बड़ा प्रोटोकॉल हो जाएगा स्टमक का। तो S10 C10 R1Y को आपने अल्टरनेट करके C16G के साथ दे दिया, आपका रिजल्ट 100% आप टेबल प्रैक्टिस में देख लीजिएगा दोस्तों। S10A2W को जब पूरे एब्डोमेन पे आप अप्लाई कर दोगे, अगर कोई पेशेंट बोलता है मुझे अम्बिलिकल रीजन के नेवल के आसपास मुझे पेन हो रहा है, कोई टेंशन नहीं, S10A2W D4 में ये इतना बढ़िया लोशन है दोस्तों, जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की जितनी भी कॉम्प्लिकेशन आती है सारी कॉम्प्लिकेशन को जड़ से खत्म कर देता है। 101% इस प्रोटोकॉल का रिजल्ट आपको वहां पर देखने को मिल जाएगा दोस्तों। तो ये आज हमारा एक प्रोटोकॉल था जो मैंने आपको बताया दोस्तों, डिस्पेप्सिया। ठीक है, ये प्रोटोकॉल हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट बात करते हैं हम दोस्तों, मैंने आपको बता दिया था डायग्रामेटिक, आपको मैं बता दूं दोस्तों, मैंने आपको कल भी बताया था कि मैं डायग्राम ऑलरेडी मैं आपको शो कर चुका हूं, आप देख सकते हो दोस्तों। जब आप यहां पर देखते हो तो ये पूरी इंटेस्टाइन की वाल होती है दोस्तों। यहां पर दो प्लेक्सस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक अर्ब्स प्लेक्सस होता है, एक मिजिनर प्लेक्सस होता है। आप देख सकते हो डायग्राम आपके पास टेलीग्राम में भी डला हुआ है दोस्तों। जब आप सेंटर पॉइंट में जाते हो, उससे बाहर आते हो, तो सेंटर मैंने आपको बता दिया था म्यूकस लेयर, उसके बाद में आप देखोगे सब म्यूकस लेयर, ये सब म्यूकस लेयर है दोस्तों, ये म्यूकोसा है, उसके बाद सब म्यूकोसा है, उसके बाद आप जब देखते हो लॉन्जिट्यूडिनल मसल्स है, और सबसे बाहर की जो ब्लैक दिख रही है आपको सीरोसा लेयर होती है। और इस प्रकार से जब वहां पर डेवलपमेंट होता है तो चारों लेयर इंटरकनेक्टेड होती है, और चारों लेयर का इंटरकनेक्शन इस बात पर डिपेंड करता है, ये चैनल स्पाइनल कॉर्ड के माध्यम से इसोफेगस से लगाकर आपकी एनस तक के पर्टिकुलर पार्ट को, जो 30 फीट होता है, उस पार्ट के लेवल को किस प्रकार से सप्लाई करता है, दो तरह से होता है, एक सिंपैथेटिक नर्व होता है, एक पैरासिम्पैथेटिक नर्व होता है। लेकिन दोस्तों जब आप गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के नर्व सप्लाई की बात करते हो तो आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत बार मॉडर्न साइंस के लेक्चर हमने बीएचएमएस पढ़ा था ना दोस्तों, तब हमको केवल ये बता दिया गया था सिंपैथेटिक नर्व पैरासिम्पैथेटिक नर्व के माध्यम से ये काम, सिंपैथेटिक नर्व काम बढ़ाती है, पैरासिम्पैथेटिक नर्व काम घटाती है, बस इतना समझ लो, आप आगे बढ़ गए। लेकिन चूंकि वहां पर होम्योपैथ के लेवल पर कहीं भी एक्सटर्नल एप्लीकेशन का रोल नहीं है, होम्योपैथ अवॉइड करता है लेकिन इलेक्ट्रोहोम्योपैथ प्रोवाइड करता है। होम्योपैथ अवॉइड कर रहा है लेकिन इलेक्ट्रोहोम्योपैथ प्रोवाइड करता है। हमने S10A2W पढ़ाया,
ठीक है। S10 A2W को हमने एक्सटर्नल कंप्रेस किया, वो इंटरनल के बराबर काम करेगा। तो उसी प्रकार से अगर हम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के न्यूरोलॉजिकल सिस्टम को आप स्टडी कर लेंगे, आपको मैं बता रहा हूं, मेरे बहुत बड़ा अनुभव लिया है। एक पेशेंट को 5 डेज तक स्टूल पास नहीं हुआ, बहुत ही अनइजीनेस फीलिंग कर रहा था, बेचैन हो रहा था, मुझे पास नहीं हो रहा, मैं क्या करूं, मैं मर जाऊंगा, पेट फूल रहा था, पास से बदबू आ रही थी, उसकी गैसेस बदबूदार थे, उसके मुंह से सांस आ रहे थे बदबू, उसकी नाक से सांस आ रही थी वो बदबूदार आ रही थी। मैंने कहा यार भाई ये तो बहुत खतरनाक कैसे। मैंने उसको S1 S10 भी देख लिया, स्लास भी देख लिया, लेकिन रिजल्ट आ रहा, थोड़ा थोड़ा दस्त आ रहा है, लेकिन उसको तो बहुत बेचैनी हो रही। मैंने कहा अब क्या करें। मेरे को याद आया, मैंने कहा सैक्रल नर्व से इसकी सप्लाई होती है लार्ज इंटेस्टाइन को, ठीक है, रेक्टम एरिया तक सप्लाई होती है पेल्विक नर्व के माध्यम से। मैंने कहा एक काम कर, लेट सैक्रल जो वर्टिब्रा होती है, उस वर्टिब्रा के ऊपर पूरा पूरा मैंने आरी लगा दिया दोस्तों, और वो भी उस समय जल्दीबाजी में मुझे ध्यान नहीं रहा, मैंने D2 से लगा दिया दोस्तों, 10 ड्रॉप D2 लेकर वहां पर लगा दिया दोस्तों। आफ्टर 5 मिनट्स सारा प्रोसेस हो गया दोस्तों, आफ्टर 5 मिनट, ठीक है। मुझे आश्चर्य हुआ कि जो चीज मैं इंटरनली दे रहा हूं वो इतना फास्ट काम नहीं करा, लेकिन केवल सैक्रल रीजन में, पेल्विक नर्व के रीजन पर, पूरी 5 सैक्रल वर्टिब्रा के लेवल पर मैंने आसपास वहां पर आरी को कंप्रेस किया था, और रिजल्ट मुझे इतना ऑथेंटिक मिला। बाद में मैंने पूरा डिटेल स्टडी करा और मैंने उसको बताया, वो मुझे कहता कि सर ये पहले दे देते, मुझे इतनी प्रॉब्लम 4 दिन से हो रही थी। मैं 2 दिन तक उसको S1 स्लास दिया करा, S1 बिफोर मील, S10 आफ्टर मील स्लास दिया करा, स्टार्टिंग पॉइंट की बात है दोस्तों। लेकिन बाद में मुझे समझ में आने लगा, तब मैंने 45 पॉइंट की स्टडी करी और बड़े बड़े प्रोटोकॉल को जनरेट किया दोस्तों, और बड़ी बड़ी चीजें मुझे सीखने को मिली। यही वो रीजन होता है, आपको अगर सेक्सुअल इंपैक्ट करना है, सेक्सुअल इंप्रूव करना है, यही लंबर से लगाकर सैक्रल रीजन के बीच में केवल आरी का अप्लाई करते चले जाइए आप। ओनली S5 आरी, ओनली S5 आरी का आप लंबर से लगाकर सैक्रल वर्टिब्रा के लेवल तक अप्लाई करते चले जाइए, आप देखिए सेक्स पावर कितना इंप्रूव होता है दोस्तों, ओनली बिग ग्राउंड लेवल पर दोस्तों। लेकिन ये बहुत छुपी हुई चीजें होती है, कुछ चीजें छुपा के रखना पड़ती है दोस्तों। आप जब बात करते हो इंटेरिक नर्वस सिस्टम की, तो दोस्तों जब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक आपको पढ़ना है, 2 प्रकार की नर्व सप्लाई पढ़ना है हमको दोस्तों। पहली सप्लाई होती है इंट्रिंसिक नर्व सप्लाई, आंतरिक इंट्रिंसिक, और दूसरी होती है एक्सट्रिंसिक यानी बाहरी नर्व सप्लाई दोस्तों। यानी इंट्रिंसिक नर्व सप्लाई स्पेशली इंटेरिक नर्वस सिस्टम से जुड़ी होती है दोस्तों। यानी आप जब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की स्टडी करेंगे तो इंटेंसिक नर्व इंटेरिक नर्वस सिस्टम से निकलती है, अंदरूनी नर्वस सिस्टम से निकलती है, जो कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के मूवमेंट। याद रखिए, मैं यहीं से आपको बहुत सारी चीजें बताना चाह रहा हूं जो स्पेशल एक्सटर्नल अप्लाई करके ही आप कवर कर लोगे दोस्तों। आपको मैं इसीलिए समझाना चाह रहा हूं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का मूवमेंट सभी प्रकार के सीक्रेशन को कंट्रोल करती है। याद रख लीजिएगा एक वर्ड को आप, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की जो इंट्रिंसिक नर्व सप्लाई होती है, जो इंटेरिक नर्वस सिस्टम के माध्यम से निकलती है, जो कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के मूवमेंट को और जितने भी सीक्रेशन मुंह से लगाकर एनस तक जितने भी सीक्रेशन निकल रहे हैं उन सीक्रेशन को कंट्रोल करती है दोस्तों। याद रखिएगा S2 C10 L1 F1B उसी हद पर इंटरिक रूप से, आंतरिक रूप से उसी जगह जाकर काम करता है, ठीक है। ये प्रूवन है, आपको मैं बता रहा हूं दोस्तों। ये इंटेरिक नर्वस सिस्टम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल की वॉल के अंदर जो प्रेजेंट रहता है वो इसोफेगस से एनस तक प्रेजेंट रहता है। ये इसोफेगस है, इस इसोफेगस से पार्ट से आप चले जाओ एनस तक, ये पूरा इंटेरिक सिस्टम आपको इसोफेगस से लगाकर एनस तक आपको देखने को मिल रहा है दोस्तों। आपको बस उपयोग करना है, आपको कैसे उपयोग करना है ये देखिए दोस्तों। इस सिस्टम के नर्व फाइबर इंटरकनेक्टेड होते हैं, ये देखो आप देख लो, इंटरकनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अगर एक पार्ट का फंक्शन गड़बड़ हुआ तो दोनों अपर, सुपेरियर और इंफीरियर दोनों पार्ट के फंक्शन गड़बड़ हो जाएंगे दोस्तों, याद रखिएगा। इसीलिए इस सिस्टम के नर्व फाइबर इंटरकनेक्टेड होते हैं और 2 मेजर वहां पर नेटवर्क बनाते हैं। और कौन कौन से 2 मेजर नेटवर्क बनाते हैं मैंने आपको बताया, और प्लेक्सिस और मिजिनर प्लेक्सिस। ये आप देखिए, ये अंदर का है वो मिजिनर है, बाहर का जो अप्स प्लेक्सिस, ये दोनों प्लेक्सिस के रूप में वहां पर एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं दोस्तों। इसीलिए याद रखिएगा इनका इंपॉर्टेंस बहुत है।
क्या इंपॉर्टेंस है? नर्व प्लेक्सस के ऊपर जो नर्व सेल बॉडीज होती है दोस्तों, वो नर्व सेल की जो प्रोसेसेस होती है और जो रिसेप्टर पाए जाते हैं वो दोस्तों गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जो रिसेप्टर होते हैं जिनको हम बोलते हैं स्ट्रेच रिसेप्टर, वो स्ट्रेच रिसेप्टर और कीमो रिसेप्टर होते हैं, ये दोनों इंटरकनेक्टेड होते हैं। जब भी इनको फंक्शन करना होता है दोस्तों, हल्का सा भी स्ट्रेच गया, हल्का सा भी ऊपर से किसी ने कुछ खाना खाया, इनको स्टिमुलेशन हो जाता है। स्ट्रेच रिसेप्टर को पता लग जाता है कि ऊपर से पेरिस्टाल्टिक वेव शुरू हो गई है और हमारे को अब कीमो रिसेप्टर और स्ट्रेच रिसेप्टर दोनों को साइमल्टेनियसली स्टिमुलेट होना है। और जब दोस्तों इंटेरिक नर्वस सिस्टम एक्सट्रिंसिक नर्व के द्वारा वहां पर जब कंट्रोल होता है, यानी बाहरी जो नर्व सर्कुलेशन होता है उनके द्वारा कंट्रोल होता है, और ये दोनों नर्व प्लेक्सस सिंपैथेटिक और पैरासिंपैथेटिक नर्व सप्लाई के माध्यम से वहां पर नर्व फाइबर के माध्यम से सेंट्रल नर्वस सिस्टम से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। अर्थात कहने का मतलब ये है इंट्रिंसिक एज वेल एज एक्सट्रिंसिक दोनों सिंपैथेटिक और पैरासिंपैथेटिक कनेक्शंस के माध्यम से सीधा सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जुड़े होते हैं। और जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जुड़े होते हैं दोस्तों, तो हमें सीधा सा पता है कि यहां पर अगर किसी ऑर्गन के लेवल पर किसी का सिक्रेशन बड़ा होगा तो सीधे आपको यहां पर पता लग जाएगा कि सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई ज्यादा एक्टिवेट है, इसका मतलब सिक्रेशन बड़ा हुआ है। पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई ज्यादा एक्टिवेटेड है, सिक्रेशन घटा हुआ है। ये सारी चीजें आपको वहां पर डायरेक्टली देखने को मिल जाएगी। लेकिन कई जगह ऐसा होगा कि ये पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई उल्टा भी करती है दोस्तों, कई जगह सिंपैथेटिक सप्लाई उल्टा भी करती है, याद रखिएगा दोस्तों। जब आप यहां पर माइंट्रिक नर्व प्लेक्सस या अर्ब प्लेक्सस की बात करते हैं दोस्तों, तो ये एक इनर सर्कुलर मसल लेयर और आउटर जो बाहरी लॉन्जिट्यूडिनल मसल लेयर के बीच में प्रेजेंट होती है। देख लो आप, इनर और बाहरी दोनों के बीच में प्रेजेंट होती है और इसीलिए गार्डेड होती है, सेफ होती है दोस्तों। और यही कारण है दोस्तों, यहां पर हमें एक लाइन में समझना है, एक लाइन में। आप लोगों को ध्यान हो, कई लोगों ने अपने ग्रुप में प्रोटोकॉल पूछा, मेसेंटिक ग्लैंड का इनलार्जमेंट हो गया, ठीक है, याद रखना यहीं से शुरू हो जाता है प्रोटोकॉल। मेसेंट्रिक ग्लैंड का इनलार्जमेंट हो गया, आपको दिख रहा है कि वहां पर छोटी छोटी गठाने लिम्फ नोड्स के रूप में वहां पर इंटेस्टाइन के लेवल पर प्रेजेंट है। क्यों है भाई, क्या काम है मेसेंट्रिक प्लेक्सस का? अगर आपको पता है मेसेंट्रिक प्लेक्सस का कारण क्या है, काम क्या है, वहां पर कौन सी मेडिसिन काम करती है और कब हमें इस प्रकार के इनलार्जमेंट के लेवल पर कौन सी मेडिसिन काम करेगी, सबसे पहले तो S10 A2W का जबरदस्त रिजल्ट है दोस्तों। लेकिन यहां पर थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है, यहां पर S10 के साथ C10 A2 F2 Wr2W ऐड करना पड़ता है, और इसी के द्वारा कभी कभी W की जगह G भी ऐड करना पड़ता है दोस्तों। बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। लेकिन जब आपको मेसेंट्रिक प्लेक्सस का फंक्शन पता होंगे तो आपको पता लग जाएगा उस मेसेंट्रिक प्लेक्सस में ऑब्स्टेकल आ गए, ऑब्स्ट्रक्शन आ गया। ऑब्स्ट्रक्शन आ गया तो सीधा आपको इंटरनल जो मेडिसिन देना है, आपको यहां पर लिम्फो बूस्टर का बहुत बड़ा रोल नजर आएगा दोस्तों। लिम्फो बूस्टर में आप S10 C10 को डालकर, G को डालकर दे दीजिए, आपका काम हो गया दोस्तों। P2N1 के 2-2 ड्रॉप डाल दीजिए, आप देखिए काम हो गया, काम आपका, ठीक है। इसीलिए दोस्तों इस प्लेक्सस का मेजर फंक्शन क्या होता है दोस्तों, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के मूवमेंट को रेगुलेट करना होता है। याद कर लीजिएगा इस चीज को, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के मूवमेंट को रेगुलेट करना होता है। अब मुझे बताइए S2 C10 L1 F1 B D5 में काम करेगा या नहीं करेगा दोस्तों? आप कहां काम करवा रहे हो? आप पूरे मेसेंट्रिक प्लेक्सस को डायरेक्टली इस D5 के माध्यम से न्यूट्रल करने का काम कर रहे हो। इस प्लेक्सस का मेजर फंक्शन जब आपको पता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के मूवमेंट को रेगुलेट करना है, तो इसका मूवमेंट कहां से रेगुलेट होगा? खाना खाया, खाना खाने के बाद में जब वो बोलस बना, बोलस इसोफेगस से नीचे आया, तो इसोफेगस से नीचे आने में ही पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट का वाइब्रेशन शुरू हो चुका है दोस्तों। यहीं से पूरा काम शुरू हो गया। तो S2 C10 L1 F1 B क्या कर रहा है? यही से अपना काम शुरू कर देगा। आपको बताया था मैंने, S2 C2 का रोल होता है इसोफेगस में, ठीक है। तो जैसे इसोफेगस से आया, वहीं से S2 C10 L1 F1 B D5 डायरेक्टली इसी मेसेंट्रिक प्लेक्सस के माध्यम से पूरे गैस्ट्रिक जूस के फंक्शंस को वहां पर मोटिवेट करने पर अपने काम पे लगा देगा। सीधी बात बोल रहा हूं दोस्तों, ठीक है। इसीलिए दोस्तों प्लेक्सस के कुछ नर्व फाइबर अगर आप यहां पर देखोगे, मैंने आपको कहा था कोलेटरल्स हर जगह मिलेगा, तो यहां पर प्लेक्सस के कुछ नर्व फाइबर एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंसेस जैसे कि एसिटाइल कोलिन, याद रखना यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट, याद ये मटेरियल आएंगे आपको आगे जितने भी लेवल पर आप सिक्रेशन की बात करते हो कि यहां पर गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन होगा तो कैसे होगा, कौन सिक्रेट करेगा, यही एक्साइटेटरी
मतलब एक्साइट करने वाला, एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंसेस जैसे एसिटाइलकोलिन, जैसे सीरोटोनिन और सब्सटेंसेस पी के सिक्रेशन के द्वारा मूवमेंट को एक्सेलरेट करता है। अब मुझे यहां पर ये बताने की जरूरत नहीं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपको पढ़ा दिया, वहां पर मैंने एसिटाइलकोलिन का फंक्शन भी बताया था, मैंने आपको वहां पर सीरोटोनिन का फंक्शन भी बताया था, मैंने वहां पर सब्सटेंसेस पी के सिक्रेशन के द्वारा मूवमेंट को भी मैंने बताया था कि वो कैसे एक्सेलरेट करता है दोस्तों। यानी इस प्लेक्सस के अन्य फाइबर जो साइमल्टेनियसली थोड़े थोड़े फाइबर इधर उधर बिखरे रहते हैं, वो भी जीआई मोटिलिटी को इनिबिट करने का काम, यानी इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर जैसे कि वीआईपी वैसो एक्टिव इंटेस्टाइनल पॉलीपेप्टिड, न्यूरोटेंसिन और इनकैफ्लिन के सिक्रेशन के द्वारा इनिबिट करने का भी काम करता है। हमको सिंपल याद रखना है, अगर आपको इतना मटेरियल का नाम नहीं याद रहता है, आपको याद रखना है एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंसेस होते हैं एसिटाइलकोलिन, सीरोटोनिन, सब्सटेंसेस भी, इनके द्वारा वहां पर सारी प्रोसेस एक्साइट होती है अर्थात सिक्रेशन को बढ़ाती है। लेकिन यहां पर कुछ और नर्व फाइबर भी होते हैं जो जीआई यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोटिलिटी को इनिबिट करने का काम करते हैं। ऐसा नहीं कि ज्यादा ही काम कर जाए, ठीक है, और उनको इनिबिट सब्सटेंसेस कौन करेगा? वीआईपी वैसो एक्टिव इंटेस्टाइनल पॉलीपेप्टिड, दूसरा न्यूरोटेंसिन और इनकैफ्लिन, ठीक है, ये आगे आएगा, ठीक है। तो इनके सीक्रेशन के द्वारा इनके फंक्शंस को इनिबिट कर दिया जाता है, यानी कम कर दिया जाता है दोस्तों। इसीलिए ये प्लेक्सस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, अर्ब प्लेक्सस और मेसेनियर प्लेक्सस दोस्तों। दूसरी बात, जब आप सब म्यूकस नर्व प्लेक्सस या मेसेनियर नर्व प्लेक्सस की बात करते हो दोस्तों, तब आपको यहां पर खास तौर से याद रखना है, जब सब म्यूकस नर्व प्लेक्सस या मेसेनियर प्लेक्सस गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की दोस्तों मस्कुलर लेयर और सब मस्कुलर लेयर के बीच में सिचुएटेड होता है। मस्कुलर लेयर ये सब म्यूकस और ये मस्कुलर लेयर सर्कुलर मसल्स लेयर, इनके दोनों के बीच में है दोस्तों, और दोनों के बीच में रहने के कारण इसका दो फंक्शन हो गए और बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं दोस्तों। सब म्यूकस प्लेक्सस का फंक्शन वहां पर स्पेशली पूरे फंक्शनल एक्टिविटी को बैलेंस करके रखना, यानी आप एक्साइटेटरी कर लो, आप इनिबिटरी कर लो, दोनों फंक्शन को बैलेंस बना के रखने का काम वहां पर आपको देखने को मिलेगा। दूसरा जो सब म्यूकस प्लेक्सस का फंक्शन होता है वो होता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के सिक्रेटरी फंक्शन को रेगुलेट करने का। एक ही चीज समझ में आती है दोस्तों कि यहां पर जितना भी सिक्रेशन होगा वो कितनी क्वांटिटी में होगा, उसी क्वांटिटी के ऊपर वहां पर पूरे इंटेस्टाइन का जो मूवमेंट होता है, आपका पूरे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का जो मूवमेंट होता है उसको पूरा रेगुलेट करता है दोस्तों। इसी नर्व फाइबर के कारण गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के ब्लड वेसल्स का कंस्ट्रिक्शन होता है, याद रखिएगा, इसी पूरे नर्व फाइबर के कारण गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की जो ब्लड वेसल्स है उनका कॉन्ट्रैक्शन पूरा इसी प्रोसेस के माध्यम से होता है। अर्थात सिंपल सी बात है, कहीं पर भी किसी भी प्रकार से न्यूट्रिशन जाएगा, एब्जॉर्प्शन होकर जाएगा, वो कितना जाएगा उस पार्ट की ब्लड वेसल्स के माध्यम से तय होता है दोस्तों। और यही कारण है ये सारी प्रोसेस यहां पर जनरेट होती है और इन्हीं प्रोसेस के माध्यम से जितना सिक्रेशन वहां होना है, आपने जितनी क्वांटिटी में खाना खाया, ठीक है भाई, आपको एक प्रोसेस मैंने सेल के लेवल पर बताया था, एपोप्टोसिस, ठीक है, आपको मैंने कल मेटाबॉलिक प्रोसेस के लेवल पर भी एक प्रोसेस बताई थी, एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक, दोनों इक्वल क्वांटिटी में होना चाहिए दोस्तों। जितना आपके शरीर में आ रहा उतना आपके शरीर से बाहर भी जाना चाहिए। अगर इन दोनों में इम्बेलेंस हो गया, आप हेल्थ नहीं हो, आप कहीं ना कहीं प्रभावित हो चुके हो दोस्तों, ठीक है। तो ये नर्व फाइबर के कारण गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के जो ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है वो यहां पर ये दर्शाती है कि आपके न्यूट्रिशन कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, उसके बीच में बैलेंस को वहां पर निर्धारित करती है दोस्तों। ये आपकी इंट्रिंसिक सप्लाई के कारण होती है, अंदरूनी जो अंदर से सब कवर हो रहा है वो पर्टिकुलर ऑर्गन के लेवल पर, जो अंदर के अंदर ऑर्गन के लेवल पर कंट्रोल हो रहा है, उसके माध्यम से ये पूरा फंक्शन आपको देखने को मिल रहा है। और दूसरा जो होता है एक्सट्रिंसिक नर्व सप्लाई, बाहरी नर्व सप्लाई दोस्तों। एक्सट्रिंसिक नर्व सप्लाई, ये दो कैरेक्टर आपको दिख रहे हैं, ये एक्सट्रिंसिक है, बाहर से सप्लाई कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। आप बाहर से देखो, सीलिक गैंग्लियन, सुपीरियर मेसेंट्रिक गैंग्लियन, इंफीरियर मेसेंट्रिक गैंग्लियन, ये आपको पूरा सिंपैथेटिक नर्व पे देखने को मिलेगा। और पैरासिम्पैथेटिक नर्व पर पर्टिकुलर ऑर्गन के लेवल पर वेगस नर्व का रोल होता है, जो मैंने कल आपको समझाया था दोस्तों। उम्मीद है आपको कल का चैप्टर पूरा समझ में आ गया होगा इसी वेगस नर्व के लेवल पर दोस्तों। जब एक्सट्रिंसिक नर्व ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से
जुड़ा होता है दोस्तों। तो इंटेरिक यानी इंट्रिंसिक नर्वस सिस्टम को पूरा कंट्रोल करने का काम यही एक्सट्रिंसिक नर्व सिस्टम करता है दोस्तों, बाहरी तौर से। और यही कारण है दोस्तों ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन दोनों जीआई ट्रैक्ट को इनर्वेट करने का काम करता है दोस्तों। अर्थात वहां पर सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दोनों लेवल पूरे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को इनर्वेट कर कर अपने कंट्रोल में रखने का काम करता है। और यही कारण है दोस्तों जब आप सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के लेवल पर जाते हो तो आपको समझना है कि करता क्या है, बस इतना समझ जाओ करता क्या है, उसी लेवल पर आप वहां पर कंट्रोल कर सकते हो दोस्तों। जब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के लिए प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक नर्व फाइबर आपके स्पाइनल कॉर्ड के लेटरल हॉर्न से अराइज होते हैं दोस्तों, जो आपने देखा 12 पेयर आप क्रेनियल नर्व निकली, ब्रेन से निकली, आपके सर्वाइकल पर आकर खत्म हो गए, यहां पर सर्वाइकल पे आकर खत्म हो गई, ठीक है। लेकिन वहां से वेगस नर्व निकली है दोस्तों, आप देख लो ऊपर से वेगस नर्व और नीचे से आप सेक्रल प्लेक्सस देखो आप दोस्तों, ये सेक्रल प्लेक्सस है जो पर्टिकुलर यहां पर सप्लाई कर रहा है, जिसमें पेल्विक नर्व भी एक ब्रांच है दोस्तों। तो स्पेशली अगर आप देखोगे लेटरल हॉर्न यानी वहां पर मिडिल और दोनों साइड में लेटरल हॉर्न होते हैं, वहां से दोस्तों सिंपैथेटिक नर्व फाइबर के फाइबर अराइज होते हैं। जो फिफ्थ थोरेसिक, ये देखो आप वो फिफ्थ थोरेसिक मैंने क्लियर बताया, फिफ्थ थोरेसिक से लेकर दोस्तों सेकंड लिगामेंट सेगमेंट यानी ये L1 के बाद में ये L1 है, इसका सेकंड पार्ट फिफ्थ थोरेसिक से L2 तक दोस्तों, वहां पर इनके बीच तक दोस्तों कंटिन्यू जाती है और यहां पर फाइबर स्पाइनल कॉर्ड को छोड़ देता है। आप देखो यहां से फाइबर कहां है, स्पाइनल कॉर्ड को छोड़ दिया और छोड़ के कहां गया, सीलिक गैंग्लियन में। T5 से लगाकर दोस्तों आप यहां पर देखिए L2 तक सारे फाइबर यहां से निकलकर पर्टिकुलर छोड़कर बाहर की तरफ प्लेक्सस के निर्माण में निकल गए दोस्तों। यानी ये एक सिंपैथेटिक चेन के गैंग्लिया के माध्यम से पास होता है, ये पूरी चेन है दोस्तों, ये सिंपैथेटिक गैंग्लिया की पूरी चेन है जो पर्टिकुलर वहां पर पार्ट को स्पाइनल कॉर्ड से बाहर निकल रही है और बिना किसी सीक्वेंस के, यानी यहां पर कोई सीक्वेंस नहीं होती, कोई सीक्वेंस नहीं बनाया जाता और सीलिक और मेसेंट्रिक गैंग्लिया में टर्मिनेट होती है दोस्तों। यहां से ऊपर निकला ये सीलिक गैंग्लिया बनाया, यहां बीच में आया सुपीरियर मेसेंट्रिक गैंग्लिया बनाया, नीचे आया ये इंफीरियर मेसेंट्रिक गैंग्लिया बनाया। अगर यहां पर इन ऑर्गन के बेसिस पे किसी भी प्रकार का वेस्टेज मटेरियल कलेक्ट हो रहा है, यहाँ के नर्व फाइबर में किसी प्रकार का डैमेज हो गया है, आप मान के चलिए कि यहाँ का लिम्फ नोड्स इनलार्ज हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे कि लॉस ऑफ फंक्शन हो जाएगा, इसलिए वहां पर फाइब्रोसिस होकर वो बिल्कुल हार्ड और इनलार्ज हो जाते हैं। इसीलिए दोस्तों इस गैंग्लिया से पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर पूरे जीआईटी ट्रैक्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। याद रखिएगा यहां पर इंटीरियर पार्ट में तो ये दिख रहा है, लेकिन आपको मैंने बताया था, अगर आपको याद हो, इंटीरियर से कुछ फाइबर निकलकर घूमकर हमारे पीछे से निकलकर स्पाइनल कॉर्ड के पीछे से आकर पूरे जीआईटी ट्रैक्ट में फैले हुए रहते हैं दोस्तों, ठीक है। इसे हम बोलते हैं पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर। वे पूरे जीआईटी ट्रैक्ट, पूरे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में अपनी सप्लाई देते हैं, दिख रहा है आपको दोस्तों, ठीक है। पूरे जीआईटी ट्रैक्ट को ये सप्लाई करते हैं। इसीलिए हमें केवल इतना ध्यान रखना है दोस्तों कि सिंपैथेटिक नर्व फाइबर आखिर काम क्या करता है, हम क्या काम करवाना चाहते हैं। इतना तो मुझे भी याद नहीं रहेगा, तो आपको क्या याद रहेगा, बहुत मुश्किल से याद होता है दोस्तों। अगर मान लीजिए सिंपैथेटिक नर्व फाइबर में यहां पर फंक्शन अगर हम देखेंगे तो सिंपैथेटिक नर्व फाइबर न्यूरोट्रांसमीटर नॉरएड्रेनालिन के सिक्रेशन के द्वारा जीआईटी ट्रैक्ट के सिक्रेशन के डिजर्व करता है, वहां पर जितने मूवमेंट होता है उनको इनिबिट करने का काम करता है। यानी यही सिंपैथेटिक फाइबर स्फिक्टर के कॉन्ट्रैक्शन को भी कॉज करने का काम करता है। यहां पर जितने भी स्फिक्टर है, दरवाजे हैं, उनको कॉन्स्ट्रिक्ट करने का काम करता है, बंद करने का काम करता है दोस्तों, याद रखिएगा आप। इसीलिए जब आपको इतना पता चला कि यहां पर न्यूरोट्रांसमीटर नॉरएड्रेनालिन के सिक्रेशन के द्वारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के सिक्रेशन को यहां पर दोस्तों बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में और मूवमेंट को इनिबिट करने के लिए दोस्तों वहां पर ये पूरी प्रोसेस जनरेट करता है। और यही कारण है सिंपैथेटिक फाइबर इंस्पेक्टर के कॉन्ट्रैक्शन को भी कॉज करता है। यानी वहां पर कोई मटेरियल आ गया, उसका काम हो गया, उसको आगे बढ़ाना, कॉन्ट्रैक्ट कर देगा, ठीक है, दबा के आगे धक्का देगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, रिलैक्स करेगा, रिलैक्स करेगा तो भरा जाएगा, कॉन्टैक्ट करेगा तो आगे धक्का देगा, और ये प्रोसेस लगातार वहां पर जनरेट होती है दोस्तों। इसीलिए पूरी प्रोसेस इंटेस्टाइन के लेवल पर, मूवमेंट इसी लेवल पर, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के लेवल पर, जैसे जैसे
वहां पर पर्टिकुलर सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक मूवमेंट के बीच में बैलेंस होता चला जाता है, इसीलिए इस प्रकार की रज बनी होती है। और इसी प्रकार से मूवमेंट होता है, स्टूल इस प्रकार से ऊपर आया नीचे गया, ऊपर आया नीचे गया, इस प्रकार से पूरा पेंडुलम मूवमेंट पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के माध्यम से पूरी जनरेशन वहां पर होती रहती है दोस्तों। इसीलिए यहां पर सिंपैथेटिक का फंक्शन आपने देख लिया, लेकिन पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर की जब बात करेंगे दोस्तों, तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर कुछ क्रेनियल नर्व, याद रखिएगा, कुछ क्रेनियल नर्व, वेगस नर्व, ठीक है, कुछ क्रेनियल नर्व, कुछ सेक्रल नर्व के द्वारा पास होता है। क्रेनियल नर्व, वेगस नर्व और यहां पर सेक्रल प्लेक्सस के द्वारा पास होते हैं दोस्तों। मोस्टली अगर आप देखोगे माउथ और सैलाइवरी ग्लैंड के, याद रखिएगा, माउथ और सैलाइवरी ग्लैंड के प्री गैंग्लियोनिक और पोस्ट गैंग्लियोनिक जो पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर होते हैं दोस्तों, वो आपकी फेशियल नर्व, आपकी ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व के माध्यम से पास होता है। याद रखिएगा आप दोस्तों, माउथ और सैलाइवा का रीजन। इसीलिए मैटी जी को देखिए दोस्तों, मैटी जी ने कितना बड़ा इतिहास बनाया दोस्तों। मैटी जी ने इस प्रकार के सिस्टम को जनरेट किया कि यहां से फेशियल नर्व जा रही है, आप केवल फेशियल नर्व के लेवल पर अप्लाई करा दो, माउथ और सैलाइवरी ग्लैंड के लेवल पर जितने प्रॉब्लम्स हो रही है उसको कवर कर लो आप इसीलिए माउथ कैंसर हुआ, सैलाइवरी लेवल पर अगर मान लो सैलाइवरी स्टोन हो गया, सैलाइवरी का सिक्रेशन ज्यादा हो रहा है, केवल वाई लगा दो आप फेशियल नर्व के लेवल पर, आप गारंटी ले लो वाई लगाने से सैलाइवा का सिक्रेशन कम हो जाएगा। अगर आप कम हो रहा है, आप केवल आरी लगा दो बाहर से, आप देखो वहां पर आपका सिक्रेशन बढ़ जाएगा दोस्तों। मैंने टेबल प्रैक्टिस में यूज किया है, इसलिए आपको बता रहा हूं दोस्तों। इसीलिए यहां पर हमको ये छोटा छोटा टिप्स पता होना चाहिए कि जब क्रेनियल नर्व के लेवल पर, माउथ और सैलाइवरी ग्लैंड के लेवल पर आ रहा है, तो यहाँ पर फेशियल और ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व की जो सप्लाई होती है वो हमें पता होना चाहिए। हम उस पर्टिकुलर एरिया पे अप्लाई कर देंगे तो भी हमारा काम हो जाएगा दोस्तों। यानी माउथ या सैलाइवरी ग्लैंड के जितने भी सिक्रेटरी प्रॉब्लम्स हो, जितना भी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हो, बहुत इजीली हम लोग कवर कर सकते हैं दोस्तों। इसी प्रकार से दोस्तों, जब प्री गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर जो इसोफेगस, जो स्टमक, जो स्मॉल इंटेस्टाइन, जो मैंने कल बता दिया था आपको, लार्ज इंटेस्टाइन, अपर पार्ट में, हार्ट तक इसमें इन्वॉल्व होता है, वो वेगस नर्व के माध्यम से पास होता है। और यही वेगस नर्व जो होती है दोस्तों, यही वेगस नर्व कंप्लीटली आपके हाइपरटेंशन को भी कवर कर सकती है। और यही कारण है 5, 6, 7, 17, 18 नंबर पर जब REY को आप अप्लाई करते हो तो यही डिस्पेप्सिया का लेवल, मैंने यहाँ बताया नहीं, सॉरी दोस्तों, यहाँ एक प्रोटोकॉल और बढ़ा सकते हो। REY को D4 में आप 5, 6, 7, 17, 18 नंबर पर अप्लाई करते हो, एक्लेजिया हो, डिस्पेप्सिया हो, एफेजिया हो, आपका पेप्टिक अल्सर हो, गैस्ट्रिक अल्सर हो, आपका एसिडिटी हो, हाइपर एसिडिटी हो या GERD हो, जितनी भी कॉम्प्लिकेशंस स्टमक से रिलेटेड होती है, जिसमें स्टमक कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होता है, आपका इंटेस्टाइन इन्वॉल्व होता है, आपका एसोफेगस इन्वॉल्व होता है, आपका हार्ट इन्वॉल्व होता है दोस्तों, ये कंप्लीटली पार्ट इसी वेगस नर्व के माध्यम से जनरेट होता है। आपको दिखा रखा है दोस्तों, पूरा वेगस नर्व यहां पर कंट्रोल करता है। इसीलिए दोस्तों, जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर जो कि लार्ज इंटेस्टाइन के लोअर पार्ट को सप्लाई करती है, ये कहां से निकलता है? S2, S3 और L4 से निकलता है दोस्तों। और जो स्पाइनल कॉर्ड के सेक्रल 2, सेक्रल 3 और सेक्रल 4 वर्टिब्रा से जब निकलता है दोस्तों, अर्थात सेकंड, थर्ड और फोर्थ सेक्रल सेगमेंट से निकलता है, और पेल्विक नर्व, इसको स्पेशल नाम दिया जाता है सेक्रल प्लेक्सस, यहां से पेल्विक नर्व के माध्यम से लार्ज इंटेस्टाइन और एनस रेक्टम को सप्लाई करता है दोस्तों। इसीलिए मैंने आपको बताया था, ये सभी प्री गैंग्लियोनिक, प्री सिंपैथेटिक नर्व फाइबर मेसेंटिक प्लेक्सस और सब म्यूकस प्लेक्सस में पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर के साथ में सिनेप्सी करते हैं दोस्तों। अर्थात आपने केवल एक्सटर्नल अप्लाई स्पाइनल कॉर्ड के सेक्रल रीजन पे, पेल्विक रीजन पे कर दिया दोस्तों, आप अंदर पे पूरा यहां से लगाकर आपके लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन जहां पर अपेंडिक्स के रीजन से जुड़ी होती है, वहां से असेंडिंग, ट्रांसफर, आपके डिसेंडिंग, सिग्माइड, रेक्टम और एनस तक का पूरा काम आप केवल सैक्रल पे अप्लाई करा के कर सकते हो। ट्राई करना चाहिए आपको, ट्राई करके देखना आप दोस्तों, ठीक है। तो ये छोटी सी चीजें हैं जो हमें टेबल प्रैक्टिस में बहुत आगे लेकर जा रही है दोस्तों। आप जब यहां पर आपने सिंपैथेटिक का फंक्शन देख लिया था, आप पैरासिम्पैथेटिक का फंक्शन देखिए दोस्तों। पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर मूवमेंट को एक्सेलरेट करने का काम करता है। भाई लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या होगा? सारा काम तो स्मॉल इंटेस्टाइन ने अडॉप्ट लिया है, केवल कुछ वाटर, कुछ मिनरल्स और वेस्टेज मेटेरियल को बाहर निकालना, यही काम है। वाटर को और कुछ मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना, ये लार्ज इंटेस्टाइन का काम है।
बाकी का वेस्टेज, क्योंकि बहुत ज्यादा हीटेड पार्ट होता है, बहुत मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होती है, इसीलिए जो वेस्ट मटेरियल आएगा बिल्कुल हीटेड एनर्जी के रूप में आएगा दोस्तों, वेस्टेज एनर्जी के रूप में आएगा। इसीलिए यहां पर पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर मूवमेंट को एक्सेलरेट करने का काम करता है और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के सिक्रेशन को इंक्रीज करता है दोस्तों। याद रखिएगा, मैंने आपको फिर बता रहा हूं, यहां पर ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के सिक्रेशन को इंक्रीज करने का काम करेगा। और यही कारण है दोस्तों, पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर के द्वारा जो न्यूरोट्रांसमीटर सीक्रेट होता है, वो यहां पर जो सीक्रेट होता है वो केवल एक होता है, एसिटाइलकोलिन। याद रखिएगा, यहां पर जो सिक्रेशन को स्टिमुलेट कराने का काम करता है वो होता है एसिटाइलकोलिन, और एसिटाइलकोलिन के माध्यम से ही दोस्तों प्रॉपरली वहां पर सिक्रेशन का जो प्रोसेस होता है उसको इंक्रीज किया जाता है। और इसी एसिटाइलकोलिन के स्टिमुलेट करके आप पर्टिकुलर हर वो लेवल को जो आप जनरेट करना चाहते हो डाइजेशन के लेवल पर, वो यहां पर प्रॉपरली आप जनरेट कर सकते हो दोस्तों। बहुत इजीली ये प्रोसेस आपको जनरेट होती है। इसीलिए जब कोई भी प्रोसेस जनरेट होती है तो आपको केवल इतना याद रखना है, जब एब्डोमेन को 9 पार्ट में डिवाइड किया गया था, मैंने एब्डोमेन पेन आपको पढ़ा दिया है दोस्तों, आप लोगों को याद हो, ठीक है। लेफ्ट हाइपोकोंड्रियम, राइट हाइपोकोंड्रियम, इपिगेस्ट्रियम, हाइपोगेस्ट्रियम, और ये जो पार्ट होते हैं राइट इलियक फोसा, लेफ्ट इलियक फोसा, ठीक है, वो पार्ट में आप इसको फिक्स करके डायग्राम को बना के रखिए, ठीक है, मैं कल आपको डालूंगा। और उस पार्ट के हिसाब से आपको जब पर्टिकुलर एब्डोमेन में आप एग्जामिनेशन करते हो उसी के अकॉर्डिंग एग्जामिनेशन करिए, और उसी पार्ट पर आप कोई भी इलेक्ट्रिसिटी को अप्लाई कीजिए, और उसी के पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर स्पाइनल कॉर्ड पर पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर के रूप में पोस्ट आप स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर जब अप्लाई करते हो तो वही पार्ट, ये पर्टिकुलर पार्ट के लेवल पर आप अप्लाई कीजिए। अगर आपको लगता है किसी को इसोफेगस में प्रॉब्लम है, किसी को स्टमक में प्रॉब्लम है, आपको सीलियक गैंग्लियन को स्टिमुलेट करना है। अब सीलियक गैंग्लियन का लेवल कहां होता है? थोरेसिक वर्टिब्रा से लंबर 2 वर्टिब्रा तक। केवल थोरेसिक से लंबर 2 वर्टिब्रा के बीच में आप स्टिमुलेट करा दीजिए, आप गाढ़ा गाढ़ा पेंट करा दीजिए। अब वहां पर आपको S5 C4 F1 RE का प्रोटोकॉल नहीं देना है दोस्तों, याद रखना, वहां पर आपको स्टमक से रिलेटेड प्रोटोकॉल देना है। यानी आप अगर वहां पर L2 C11 WERE ये प्रोटोकॉल भी अप्लाई करते हैं तो भी काम हो जाता है आपको, या L2W या L2RE या L2YE अप्लाई करते हो तो भी काम हो जाता है। पर्टिकुलर ये पूरा स्टिमुलेशन आपको देखने को मिल जाता है दोस्तों। इसीलिए कहा जाता है कि S1 80 से 90% डिजीज में अकेले काम करती है। क्यों काम करती है मैंने बता दिया दोस्तों, ठीक है। ये जो नर्व के लेवल पर बताना था आपको, इसलिए बताना था कि ये जो पार्ट है ये आपकी प्रैक्टिस को 4 चांद लगाने वाला है दोस्तों। आप इस पार्ट के लेवल पर काम करना है आपको। केवल याद रखिएगा, अगर आपको डिसीज नजर आती है कि स्टमक का सिंपैथेटिक पार्ट में प्रॉब्लम आ रहा है, फंक्शन देख लीजिए आप, सीलियक गैंग्लिया, सुपीरियर मेजेंटिक गैंग्लिया और इंफीरियर मेजेंटिक गैंग्लिया का लेवल पर प्रोवाइड करना है। तो आपको ये 3 जो गैंग्लिया नजर आते हैं, यानी कभी भी कोई मेजेंटिक ग्लैंड का एनलार्जमेंट लेकर आता है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप केवल T5 से लगाकर L2 वर्टिब्रा, लंबर 2 वर्टिब्रा तक केवल स्पाइनल कॉर्ड पर अप्लाई करा दीजिए। क्या अप्लाई कराना है? इंटेस्टाइन के लेवल के मेडिसिन होना चाहिए साथ में दोस्तों। या L2 C11 सबसे बढ़िया प्रोटोकॉल है, L2 C11 RE, L2 C11 Y, ये 2 प्रोटोकॉल आप यहां पर अप्लाई करके देखिएगा, बहुत ब्रिलियंट रिजल्ट आपको नजर आएगा। एब्डोमेन पे आपको लगाना है F10 A2 और W के लेवल पर आप अप्लाई कराइए, मजा आ जाएगा आपको दोस्तों। ये जो प्रोटोकॉल है F10 A2 W, ये अपर एब्डोमेन के लेवल पर अम्बिलिकल कॉर्ड पर बहुत ब्रिलियंट काम करता है। उसके नीचे जाएंगे ना तो Y का रोल हो जाता है, S10 A2 Y का रोल हो जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। ये मैं बताऊंगा ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। अपर एब्डोमेन और लोअर एब्डोमेन के लेवल पर बहुत सारी, लेकिन सबसे बेस्ट पॉइंट में इसका बताऊं, अगर आप 5 नंबर 6 नंबर 7 नंबर 17 नंबर 18 नंबर पर अप्लाई करते हो, सीधे वेगस नर्व को स्टिमुलेट कर रहे हो, सीधे अपर ट्रैक पे जाने वाली फेशियल ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व को भी आप वहां पर अप्लाई कर रहे हो। आप सीधे वहां पर जो फर्स्ट क्रेनियल नर्व से लगाकर 12 क्रेनियल नर्व तक होती है, उनको सबको जो कोलेटल्स जा रहे हैं उस कोलेटल के माध्यम से एक्टिवेट करते हो, और जितनी तेजी के साथ आप एक्टिवेट करते हो आपका प्रोटोकॉल का रिजल्ट उतनी तेजी से आपको देखने को मिलता है। इसीलिए दोस्तों ये बताने का मकसद ये है कि यहाँ पर कई बार हम लोग बहुत सारी क्लासेस ज्वाइन मैंने भी करी दोस्तों, पढ़ाने के पहले मैंने 8-10 टीचरों के लाइव क्लासेस ज्वाइन की, लेकिन ये चीज वहां कहीं नहीं बताई जाती। आप जब ये चीज जानेंगे नहीं तो अब करेंगे कैसे प्रैक्टिस। अभी मैं कहता हूं अब आ जाए कोई पेशेंट, गैस्ट्रिक अल्सर का पेशेंट आ जाए, पेप्टिक अल्सर का पेशेंट आ जाए, गैस्ट्राइटिस का पेशेंट आ जाए, GERD का आ जाए, मैं नहीं मानता कि आप ठीक नहीं कर पाओगे। 100% गारंटी आप ठीक कर जाओगे दोस्तों, ठीक है। तो ये हमारा
ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है सैलाइवरी ग्लैंड्स, सैलाइवरी सिक्रेशन। क्यों? अगर आप डाइजेशन की बात करते हो, चाहे कार्बोहाइड्रेट का, चाहे प्रोटीन का, चाहे फैट का, आपको यहीं से शुरुआत करना पड़ेगा। आपको पता करना पड़ेगा कि डाइजेशन की प्रोसेस शुरू हो रही है तो सैलाइवरी सिक्रेशन से हो रही है। ठीक है, सैलाइवरी सिक्रेशन के लेवल पर हो रही है तो हम यहां पर हम टीथ का स्ट्रक्चर नहीं पढ़ेंगे दोस्तों, क्योंकि वो डेंटिस्ट का रोल होता है, हम लोगों का रोल नहीं है वहां पर। ठीक है, इसलिए टीथ के बारे में इतनी जानकारी जब स्पेशल साइंसेस पढ़ेंगे तब मैं आपको शॉर्ट में सारे टीथ का फंक्शन और उसके कैरेक्टर बता दूंगा। ठीक है, यहां पर हम बात करते हैं सैलाइवरी सिक्रेशन के। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि सैलाइवरी सिक्रेशन कितना इंपॉर्टेंट होता है। इसके बारे में डायग्रामेटिक में कल आपको बताऊंगा, क्योंकि अभी टाइम इतना नहीं है। मैं केवल आपको फंक्शंस बता रहा हूं और कितनी ग्लैंड्स होती है ये बता रहा हूं और उनके काम क्यों इतनी ग्लैंड्स दी गई है। जब इलेक्ट्रोमोपैथ के बिहाफ पर आप बात करोगे, जितने पुराने इलेक्ट्रोमोपैथ फिजिशियन ये कहते हैं कि ग्लोबुल्स के में आप जब मेडिसिन देते हो, सब लिंगुअल ग्लैंड, वो भी तो सैलाइवरी ग्लैंड है, सब लिंगुअल ग्लैंड के माध्यम से वहां पर न्यूट्रिशन तुरंत एडॉप्ट कर लिया जाता है और ब्रेन को वहां पर भेज दिया जाता है। यानी मेडिसिन वहीं से एडॉप्ट होकर डायरेक्ट ब्रेन पर चली जाती है। इसीलिए इलेक्ट्रोमोपैथ मेडिसिन का सबसे बेटर इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा यदि आप ग्लोबुल्स में देते हैं दोस्तों। इसीलिए एमएमपी ग्लोबुल्स की बात की जाती है। बताते नहीं कि क्यों काम करती, कैसे काम करती है, लेकिन हमारे ग्रुप में हर डॉक्टर को पता है कैसे काम कर रही है दोस्तों, यही से काम होता है। और जब दूसरी प्रोसेस में अगर मान लो उसको डाइल्यूट करके आपने दे दिया मेडिसिन को, आपके पूरा डाइजेशन के प्रोसेस में जाएगा, गुजरेगा, पूरा डाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट होगी। उसके बाद जब ब्लड सर्कुलेशन होगा ऑक्सीजन के लेवल पर, न्यूट्रिशन के लेवल पर और पर्टिकुलर एरिया में जाएगा, तब जाकर उसका पूरा फंक्शन आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। यानी अगर आप माउथ की फंक्शनल एनाटॉमी को देखते हैं दोस्तों, ठीक है, तो माउथ को ही ओरल कैविटी या बकल कैविटी के नाम से जाना जाता है दोस्तों। यहीं से आपको माउथ कैंसर का प्रोटोकॉल भी मिलेगा, यहीं से आपको माउथ अल्सर का प्रोटोकॉल भी मिलेगा, यहीं से आपको सारा प्रोटोकॉल मिल रहा है दोस्तों। तो इस चीज को आप अच्छी तरीके से स्टडी कीजिएगा, यहीं से परफेक्ट होते जाइएगा। तो माउथ को ही ओरल कैविटी कहा जाता है या बकल कैविटी कहा जाता है। पूरा टंग को छोड़ दीजिए, ऊपर अंदर पैलेट से दोनों साइड का ये आपका चीक का अंदर का एरिया दोस्तों, ये पूरा चीक्स, लिप्स और पैलेट के द्वारा फॉर्म्ड होता है माउथ, गाल। ठीक है, अंदर के साइड जो बोनी कैविटी होती है, पैलेट और लिप्स, इन तीन पोर्शन के द्वारा आपके पूरे माउथ को घेर लिया जाता है और उसी के द्वारा दोस्तों पूरा आपका माउथ का निर्माण होता है। लेकिन दोस्तों माउथ के अंदर आप चलते हो, आपको टीथ भी मिलेगा, टंग भी मिलेगा और सैलाइवरी ग्लैंड के माध्यम से भी वहां पर पूरा कोरिलेशन आपको देखने को मिलेगा। यानी टीथ भी हो गई, टंग भी हो गई और सैलाइवरी ग्लैंड के पूरी कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। टीथ, टंग, ये हम पढ़ेंगे स्पेशल साइंसेस में, जब आप टेस्ट की बात करोगे वहां पर पढ़ेंगे, वो भी है हमारा सब्जेक्ट में दोस्तों। ठीक है, यहां पर हम पढ़ेंगे स्पेशल सैलाइवरी ग्लैंड के बारे में। दोस्तों जब माउथ की बात की जाती है तो एनाटॉमिकली में आगे की तरफ, एंटीरियरली एक्सटीरियर में क्या होता है, लिप्स होते हैं दोस्तों, अपर और लोअर लिप्स। ठीक है, ये बाहर होते हैं, जो इसके माध्यम से, अपर और लोअर लिप्स के माध्यम से माउथ बाहर की तरफ ओपन होता है। और पोस्टीरियरली पीछे की तरफ जाएंगे दोस्तों तो वहां पर हलक होता है, फाउसेस होता है, जो यूवला होता है ना, आपको ध्यान हो दोस्तों, आप बोलते हैं हाँ तो वो वाइब्रेट करता है। ठीक है, तो वो जो फॉसेस के माध्यम से फेरिंग्स में उत्पन्न होता है, जिसको बोलते हैं ओरोफेरिंग्स। ठीक है, यानी बैक साइड में ओरोफेरिंग्स तक माउथ पाया जाएगा, याद रखिएगा। डाइजेस्टिव जूसेस जो माउथ में प्रेजेंट रहता है उसको हम सैलाइवा कहते हैं दोस्तों। यानी सैलाइवा जो होता है डाइजेस्टिव जूसेस होता है और यहीं से आपके डाइजेशन के प्रोसेस का स्टार्टिंग हो जाता है। यानी सैलाइवरी ग्लैंड के द्वारा जो सीक्रेटेड होता रहता है और यहीं से डाइजेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो दोस्तों अगर माउथ के फंक्शंस की बात करेंगे और अगर हम सैलाइवा का कोरिलेशन नहीं पढ़ेंगे दोस्तों तो कोई मतलब नहीं है। दोस्तों माउथ का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, बहुत इजी है। अगर माउथ का प्राइमरी फंक्शन देखोगे एक ही चीज होता है, ईटिंग, चबाना, खाना। ठीक है, और इसके इंपॉर्टेंट फंक्शन भी कई देखने को मिलेंगे, आपको कई फंक्शन देखने को मिलेंगे। आप लोगों में से कई लोगों ने पढ़ा हुआ है, कई लोगों ने नहीं पढ़ा हुआ है। ठीक है, मैं एक एक छोटे छोटे दो दो लाइन में आपको बताने का काम करता हूं। सबसे पहली बात करते हैं चबाने का काम, मैस्टिकेशन। दूसरा टेस्ट का काम। तीसरा बोलने का काम, स्पीच का। चौथा अपीयरेंस का काम और पांचवा एक्सप्रेशन का काम। छठा ब्रीदिंग का काम।
ये 6 काम आपको माउथ के माध्यम से देखने को मिलते हैं। इसीलिए अगर आपको ये 6 फंक्शन पता है ना, तो मैक्सिमम 17 डिसीज के बारे में मास्टर हो जाओगे आप। 17 डिसीज जो यहां पर इंटरकनेक्टेड होती है, लेरिंजाइटिस, फेरिंजाइटिस, ट्रेकियाइटिस, आपको अगर यहां से देखने को मिलेगा, आपको सब मिलेगा, माउथ अल्सर, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको समझना है। सबसे पहले मैस्टिकेशन की बात करते हैं। टीथ क्या करता है, जैसे ही आपने कुछ फूड पार्टिकल्स मुंह में लिया, टीथ उसको कटिंग करने का काम करता है, तोड़ने का, छोड़ने का काम करता है दोस्तों, ये ग्राइंड करता है। और लिप्स और चिक्स क्या करते हैं, वहां पर फूड को माउथ में होल्ड करके रखता है, मूवमेंट कराता है, और टंग की मदद के साथ में जो सैलावा का सिक्रेशन होगा उसके साथ में इस प्रकार से मोल्डिंग करके मिक्स करने का काम करता है। भाई आटा गूंथते हैं ना हम, आटा गूंथते हैं, वही प्रोसेस हो रही है दोस्तों। यानी माउथ की मसल्स के साथ जा मूवमेंट के द्वारा फूड को च्यूइंग करने के साथ, यानी प्रॉपर जाके मैंडिबल और मैक्सिला के लेवल पर दोस्तों, यहां पर इस प्रकार से जाके मूवमेंट के द्वारा प्रॉपरली वहां पर फूड को छोटे छोटे कणों में तोड़ने का काम और सैलावा के साथ फूड को मिक्सिंग करने में मेन मदद करने का, हेल्प करने का काम करता है। यानी फूड को सैलावा क्या कर रहा है, फूड को सैलावा लुब्रिकेट करता है, और लुब्रिकेट करके क्या करता है, सॉफ्ट करने का काम करता है, जो कि च्यूइंग को, swallowing को बहुत इजी बना देता है, बहुत ही इजीली फैसिलिटेट कर देता है। यानी किसी भी लेवल पर च्यूइंग करना, उसको लुब्रिकेटिंग करना, सॉफ्ट बनाना, और सॉफ्ट बनाकर दोस्तों उसको निगलने की पूरी प्रोसेस यहां पर सैलावा की मदद से बहुत इजीली हो जाती है। यही कारण है, हम चाहे दाल चावल खाएं, हम चाहे रोटी खाएं, हम चाहे रस पूड़ी खाएं, हम चाहे रबड़ी खाएं, या चाहे हम मीट खाएं, चाहे हम वहां पर दोस्तों मुर्गा खाएं, किसी भी चीज को खाएं, वहां पर सैलाइवा का रोल बहुत स्ट्रांग होता है दोस्तों। सैलाइवा यहीं से उसको सॉफ्ट बनाने का काम करता है, और जितनी जल्दी फूड सॉफ्ट होकर जाएगा, अगर मान लो किसी को सैलाइवा में प्रॉब्लम है, किसी को जल्दी जल्दी खाने की आदत है, प्रॉपर वो बड़ा बड़ा रोटी का टुकड़ा ही निकल जाता है, तो ऐसी कंडीशन में तो दोस्तों डिस्पेप्सिया बहुत इजी से हो जाएगा। आप देखोगे मुंह का काम वहां पर स्टमक और लीवर से कराएगा, बहुत जल्दी उसको मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, यही से हमको सीखने को मिल जाता है कि मैस्टिकेशन के प्रोसेस के माध्यम से फ्लूइड वहां पर सैलावा के रूप में उस फूड में मिल रहा है, और उसको सॉफ्ट करके उसको बिल्कुल इस कंडीशन में तोड़ देगा कि अंदर जाकर स्टमक को बहुत आसानी हो जाए, वो बड़ी आसानी से गैस्ट्रिक जूस के माध्यम से पूरा जल जाए, और बहुत आसानी के माध्यम से उससे जितनी हीट बन रही है, जितनी एनर्जी जनरेट हो रही है, उतनी एनर्जी न्यूट्रिशन के रूप में एनर्जाइज हो जाए। अर्थात कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, फैट मेटाबॉलिज्म, आपका प्रोटीन मेटाबॉलिज्म जो आपने खाने में लिया है, उनमें से ये चीज वहां पर बहुत जल्दी बर्नआउट हो, और बर्नआउट हो तो एटीपी बनेगी, और एटीपी बनेगी तभी तो ऊर्जा मिलेगी, तभी तो हमारा शरीर वहां पर न्यूट्रिशन जो आया है उसी एटीपी और एनर्जी के लेवल पर एनर्जी को प्राप्त करके दोस्तों हमारी शरीर ग्रोथ करती है, हमारी शरीर टूट फूट को रिपेयर करने का नाइट में काम करती है दोस्तों, इसी पूरी प्रोसेस को लेकर। इसीलिए मैस्टिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने सही ढंग से मैस्टिकेशन किया है, चबाया है, आपका भोजन पर्याप्त मात्रा में पचेगा, पर्याप्त मात्रा में डाइजेस्ट होगा, पर्याप्त मात्रा में एब्जॉर्ब होगा, और पर्याप्त मात्रा में हम दोस्तों किसी भी मेटाबॉलिक डिसीज का वहां पर शिकार बिल्कुल नहीं हो पाएंगे दोस्तों। दूसरी बात, टेस्ट की बात होती है। कई लोगों को टेस्ट तो बहुत पसंद होता है, रबड़ी रबड़ी देख ली गरम गरम बन रही है, जलेबी गरम गरम बन रही है, या समोसे गरम गरम तले जा रहे हैं, भजिए गरम गरम तले जा रहे हैं, मीट बन रहा है, आपका बिल्कुल पहले से मुंह में टेस्ट आ जाता है। आप इस चीज को आप मानोगे दोस्तों, आपको पहले से पता लग जाता है यार ये टेस्ट अभी मेरे को मिलने वाला है। ठीक है, तो टंग पर टेस्ट बट प्रेजेंट रहती है दोस्तों, और माउथ के अन्य स्ट्रक्चर जो फूड के टेस्ट को अप्रिशिएट करते हैं और डिफरेंशिएट करते हैं। मैंने आपको बताया था स्मेल के लेवल पर दोस्तों, वहां पर 10,000 प्लस टेस्ट को डिफरेंशिएट किया जा सकता है दोस्तों। इसीलिए यहां पर अप्रिशिएट करना, डिफरेंशिएट करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। और सैलाइवा जो होता है दोस्तों, फूड स्टफ्स के डिसॉल्विंग के द्वारा टेस्ट को अप्रिशिएशन करने में भी मदद करता है। यानी वहां पर जब फूड को डिसॉल्व किया जाता है सैलाइवा के माध्यम से, तो वहां पर टंग के लेवल पर जो टेस्ट बड्स होती है, उनको पता लगता है कि आपने मिर्ची वाला खाया, चरखा खाया, आपने खट्टा खाया, आपने फीका खाया, आपने मीठा खाया, किस प्रकार का टेस्ट आपको होता है, डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट का आपको वहां पर सॉल्यूशन देखने को मिल जाता है दोस्तों। तो ये टेस्ट का रीजन आपको इसी सैलाइवा के माध्यम से देखने को मिलता है। तीसरा होता है स्पीच। भाई बात करने में क्या होता है, कई बार आप देखते हो दोस्तों, कोई व्यक्ति बात करता है तो थूक उड़ा देता है आपके ऊपर। ठीक है, इससे आपको नहीं लगाता,
कि यहाँ पर सैलाइवा का सीक्रेशन ज्यादा हो रहा है। ठीक है, तो जब माउथ के लेवल पर आप स्पीच की तैयारी करते हो, लैरिंग्स हुआ, फेरिंग्स हुआ, लिप्स हुआ और टंग के साथ कोऑर्डिनेटेड करते हुए आप स्पीच कराते हो। याद रखिएगा, जब मैंने आपको तोतले बोलने का प्रोटोकॉल बताया था तब भी ये चीज बताई थी कि यहां पर माउथ में लैरिंग्स, फेरिंग्स, लिप्स और टंग के साथ कोऑर्डिनेटेड होने के बाद ही आप स्पीच को जनरेट करते हो। स्पीच के दौरान सैलाइवा माउथ और लिप्स के बीच सॉफ्ट पार्ट को मॉइस्चरिंग करने का काम करता है और लुब्रिकेटिंग के द्वारा स्पीच करने में मदद करता है। दोस्तों याद रखिएगा, आपका मुंह अगर ड्राई रहेगा, आपकी आवाज में परिवर्तन हो जाएगा, आप बोल नहीं पाओगे। लेकिन आपका जब सैलाइवा पर्याप्त मात्रा में निकल रहा है, माउथ और लिप्स के जो सॉफ्ट पार्ट होते हैं उनको मॉइस्चरिंग कर रहा है, मॉइस्चरिंग करने के साथ सॉफ्ट कर रहा है, लुब्रिकेट कर रहा है, तो डेफिनेटली आप जो बोलना चाह रहे हो, जो स्पीच के रूप में बोलना चाह रहे हो, क्लियरली सामने वाले को विजिबल होगा। मैं जैसे बोल रहा आपको क्लियर विजिबल हो रहा, इसका मतलब सैलाइवा का सीक्रेशन पर्याप्त मात्रा में हो रहा है। दोस्तों ये पूरी प्रोसेस आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी दोस्तों, इसीलिए ये आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है सैलाइवा। दोस्तों चौथा, अपीयरेंस क्या होता है दोस्तों? दोस्तों माउथ का शेप जॉ के साथ, जबड़ों के साथ, लिप्स के साथ, टीथ, आपके टीथ के साथ आपस में फेस के अपीयरेंस को कंट्रीब्यूट करने का काम करता है दोस्तों। ठीक है, ये अपीयरेंस देना भी यहां पर माउथ का शेप, आपका पूरा जो माउथ कैविटी होती है दोस्तों, फंक्शनल एनाटॉमी के अंतर्गत आपके पूरा माउथ जो होता है आपके पूरे फेस को एक इंपॉर्टेंट शेप देता है और उसी के शेप के कारण आपका पहचान होता है आपका पूरा। आपने देखा होगा किसी का फेस बड़ा है लेकिन मुंह छोटा होता है, कैसा दिखता है, अजीब सा। कोई आप देखते हो उसका फेस छोटा होता है लेकिन मुंह बड़ा होता है, या फेस बड़ा होता है मुंह भी बहुत चौड़ा होता है, होंठ भी बड़े बड़े। आप साउथ के लोगों को या आप वेस्ट इंडीज के लोगों को देखिए, आपको अलग ही दिख जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये एप्रिसिएशन देता है, आपको अपीयरेंस देता है कि आपके माउथ का लेवल पर आपके जो फेस का अपीयरेंस है वो किस लेवल पर होता है दोस्तों। और पांचवा होता है दोस्तों एक्सप्रेशन, यानी फेशियल एक्सप्रेशन, जैसे स्माइल देना, लॉफिंग करना, हंसना। मोस्टली यहां पर सेंटर पॉइंट माउथ होता है। आपके माउथ के लेवल पर आप हंसते हो तो दांत दिखते हैं, आप बोलते हैं ना अरे क्यों दांत पीले दांत क्यों बता रहा है, हंस देते हो ना आप। तो माउथ पर लिप्स और चीक्स के मूवमेंट के साथ ये पूरी कंडीशन आपको देखने को मिलती है जो एक्सप्रेशन के रूप में बाहर फील होता है दोस्तों। यानी आप दुखी हो तो एकदम मायूस से मुंह लटका कर आप निकल रहे हो, आप बता दोगे कि यार ये कहीं ना कहीं दुखी है दोस्तों। क्यों? ये एक्सप्रेशन कौन बता रहा है? ये माउथ के लेवल पर, फेस के लेवल पर आपको लिप्स और चीक्स के मूवमेंट के साथ में पता लग रहा है दोस्तों। तो फिर छठा पॉइंट, ब्रीदिंग। दोस्तों कभी कभी जब आप देखते हो किसी को कोल्ड हो जाता है, सर्दी हो जाती है दोस्तों, आप देखते हो ब्रीदिंग इनएडुकेट हो जाती है, यानी वहां पर प्रॉपर ब्रीदिंग नहीं हो पाती दोस्तों। जैसे कि रनिंग या नेजल ब्लॉक के दौरान आप देखोगे दोस्तों माउथ ब्रीदिंग के लिए उपयोग में आता है। जब आप दौड़ते हो वहां पर नाक से प्रॉपर इतनी ब्रीदिंग नहीं हो सकती, वहां से आप मुंह के माध्यम से भी फू फू करके आप दोस्तों जब दौड़ते हो तो सांस निकालकर जोर जोर से आप वहां पर माउथ को ब्रीदिंग के लिए यूज करते हो दोस्तों। तो ये दोनों प्रोसेस होती है, नेजोफेरिंग और ओरोफेरिंग्स के माध्यम से दोनों प्रोसेस वहां पर दोस्तों जनरेट होती है और ब्रीदिंग में भी आपका माउथ इन्वॉल्व होता है दोस्तों। तो ये छोटा सा मैंने क्वेश्चनिंग आपको बताया दोस्तों सैलाइवरी। ये मैंने आपको पूरा माउथ की फिजियोलॉजिकल एनाटॉमिकल पूरा आपको मैंने फंक्शनल एनाटॉमी बताया दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं अंदर, हमारा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है सैलाइवरी ग्लैंड। दोस्तों सैलाइवरी ग्लैंड का इंपॉर्टेंस इसलिए होता है कि ह्यूमन में सैलाइवा 3 पेयर्स की मेजर सैलाइवरी ग्लैंड के द्वारा सीक्रेट होता है दोस्तों, और कुछ छोटी छोटी माइनर स्मॉल सैलाइवरी ग्लैंड भी होती है जिनके माध्यम से भी कंटिन्यू सीक्रेट होता रहता है। लेकिन जब हम किसी भी लेवल पर उनको तय करते हैं तो 3 मेजर होती है दोस्तों। जो मेजर सैलाइवरी ग्लैंड होती है वो होती है पैरोटिड ग्लैंड, यहाँ पर मम्स हो जाता है ना गले में दोस्तों, याद होगा आपको, इसी पैरोटिड ग्लैंड के इन्वॉल्वमेंट होता है दोस्तों। दूसरा होता है मैंडिबल के अंदर सब मैंडिबुलर या सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स, ठीक है, सब मैंडिबुलर या सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स। और तीसरा होता है यहां पर आगे के साइड, यहां पर और यहां पर 3 जगह होती है दोस्तों। ये आपके चीक के जस्ट साइड में होती है, इसको बोलते हैं सबलिंगुअल ग्लैंड्स दोस्तों। जैसे मैंने आपको कहा था सबलिंगुअल ग्लैंड्स का फंक्शन आपको मैंने बताया था दोस्तों, इसीलिए ये सारी चीजें टिपिकली आपको समझने की है दोस्तों। जब आपको पैरोटिड ग्लैंड्स की बात करें हम दोस्तों,
तो पैरोटिड ग्लैंड सभी सैलाइवरी ग्लैंड में सबसे बड़ी ग्लैंड होती है, इसलिए अफेक्शन भी सबसे पहले पैरोटिड ग्लैंड का आपको देखने को मिलता है दोस्तों, जो कि फेस के साइड में, ईयर के जस्ट नीचे आप चले जाइए दोस्तों, ईयर के जस्ट नीचे वहां पर साइड में आपको पैरोटिड ग्लैंड देखने को मिल जाएगी दोस्तों, बिल्कुल इन फ्रंट में होती है दोस्तों, फ्रंट में। ठीक है, आप इस प्रकार से देख सकते हो, यहां से लगाकर यहां तक। मैं कल डायग्रामेटिक आपको, हालांकि मैंने टेलीग्राम पे शो कर दिया, आप देख सकते हो दोस्तों। प्रत्येक ग्लैंड का वेट अगर आप देखोगे दोस्तों 20 से 30 ग्राम होता है। किसी एडल्ट की बात करें हम, 20 से 30 ग्राम आपको वहां पर वेट देखने को मिलता है। इस ग्लैंड से जो सिक्रेशन होता है ना दोस्तों, ये स्टेशन डक्ट होती है, वो स्टेशन डक्ट्स डायरेक्टली ओरल कैविटी में ओपन होती है दोस्तों, और वहां पर डायरेक्टली ओरल कैविटी में अपने सिक्रेशन को डालती है दोस्तों। ये डक्ट लगभग 35 मिलीमीटर से 40 मिलीमीटर लॉन्ग होती है, और चीक्स के इनसाइड में, आपके जो चीक होते हैं इनके अंदर ओपन होती है दोस्तों। अपर सेकंड मोलर टीथ, याद रखिएगा, जो अपर सेकंड मोलर टीथ होते हैं उसके जस्ट ऑपोजिट में ओपन होती है, और अपने सिक्रेशन को वहां से उड़ेलते रहती है, जब भी जरूरत पड़ी जब वहां पर सिक्रेशन को उड़ेल देती है दोस्तों डायरेक्टली। आजकल बता दूं दोस्तों, मेरे पास अभी 3 सैलाइवरी स्टोन के केस चल रहे हैं। ठीक है, यहां पर आपको कोई प्रोसेस चेंज करने की जरूरत नहीं है, केवल S6C6F2G को ऐड करके सैलाइवरी ग्लैंड के लेवल पर जो मेडिसिन काम करती है, वो सैलाइवरी ग्लैंड के लेवल पर आप मेडिसिन को साथ में लगा दीजिए, आप देखिएगा सैलाइवरी ग्लैंड का स्टोन भी रिमूव हो गया। मेरा एक पेशेंट आया था, 6.5 mm का स्टोन था सैलाइवरी ग्लैंड में दोस्तों, बहुत ज्यादा पेनफुल था, क्योंकि छोटा सा तो बहुत महीन दरवाजा होता है, और ऐसी कंडीशन में उसको बहुत ज्यादा क्रिटिकल पेन होता था, उसको समझनी पड़ती थी दोस्तों। 3 महीने के प्रोटोकॉल में जब यहां पर मैंने लगातार 5, 6, 7, 17, 18 नंबर पर अप्लाई कराया REY को, और साथ में सैलाइवरी ग्लैंड के लेवल पर S1, L1, F1, B का प्रोटोकॉल दिया दोस्तों, और साथ में यहां पर मैंने स्पेशली एक्सटर्नल अप्लाई में दोस्तों उसको स्पेशल मैंने वहां पर वाई का अप्लाई करा था, रिलैक्स कराया था, और रिलैक्स कराने में उसको काफी रिलीफ हुआ था पेन का। और जब S6C6F2G को साथ में दिया था, D5 में दिया था, 2 महीने बाद जब उसने फिर से सोनोग्राफी कराई तो केवल 2 mm का स्टोन रह गया दोस्तों। आश्चर्य हो गया, घोर आश्चर्य उस व्यक्ति को कि इलेक्ट्रोमियोपैथ में इतना फास्ट रिजल्ट आपको देखने को मिला दोस्तों। दूसरा होता है सब मैंडिबुलर ग्लैंड, सब मैंडिबुलर या सब मैक्सिलरी ग्लैंड दोस्तों, सब मैक्सिलरी ट्रायंगल में, यहां पर जो ट्रायंगल होता है इस सब मैक्सिलरी ट्रायंगल में लोकेटेड होती है, अर्थात मैंडिबल के मिडिल में, जो मैंडिबल पोर्शन होता है उस मैंडिबल पोर्शन के जस्ट मिडिल में स्थित होती है। प्रत्येक ग्लैंड का वेट, यहां पर जो ग्लैंड होती है इसका वेट बहुत कम होता है, 8 से 10 ग्राम होता है दोस्तों। इस ग्लैंड से सैलाइवा वाटरमैन्स डक्ट के द्वारा ओरल कैविटी में इम्प्टीड होता है। याद रखिएगा, वहां पर क्या मैंने बताया था, स्टेशंस डक्ट, यहां पर क्या बता रहा हूं, वाटरमैन्स डक्ट के द्वारा ओरल कैविटी में डायरेक्टली एम्प्टी होता है दोस्तों। 40 मिलीमीटर लॉन्ग होती है ये, 40 मिलीमीटर लॉन्ग। ये डक्ट्स टंग के फ्रेन्यूला, जो फ्रेन्यूलम जो बीच में डिवाइडेशन पोर्शन होता है ना, आपको याद हो, टंग को ऊपर उठा के देखो, फ्रेन्यूला निकला होता है जो डिवाइड करता है, उसी उसकी साइड पर ही, दोनों साइड पर ओपन होती है। इसका मतलब होता है दोस्तों, पेपिला के समिट पर स्मॉल ओपनिंग होती है, जिसे आप कैरिंकुला सबलिंगुअलिस के नाम से जानते हो। और ये कैरिंकुला सबलिंगुअलिस जो होता है वो पोर्शन होता है जहां पर डायरेक्टली आप जब देखते हो कंटिन्यू सैलावा का सिक्रेशन होता रहता है। जब आप बात कर रहे होते हैं, जब आप पढ़ रहे होते हो, जब आप सोच रहे होते हो, ये सारा फंक्शन वहां पर जनरेट होता रहता है दोस्तों। और तीसरा होता है सबलिंगुअल ग्लैंड्स दोस्तों। सबलिंगुअल ग्लैंड स्मॉलेस्ट सैलाइवरी ग्लैंड होती है, सबसे छोटी ग्लैंड होती है, जो कि माउथ की फ्लोर की जो म्यूकोसा होती है उसमें सिचुएटेड रहती है दोस्तों। और प्रत्येक ग्लैंड का वेट अगर देखोगे ना, केवल 2 से 3 ग्राम होता है, ओनली 2 to 3 ग्राम्स। इस ग्लैंड से सैलाइवा जो होता है दोस्तों 5 से 15 स्मॉल डक्ट्स में ओपन होता है, जिसे हम डक्टस ऑफ रेविनस के नाम से जानते हैं दोस्तों, डक्ट्स ऑफ रेविनस के नाम से जानते हैं। ये डक्ट ऑफ रेविनस टंग के अंदर छोटे छोटे पैपिलास पर डायरेक्टली ओपन होती है और डायरेक्टली वहां पर सिक्रेशन करती है दोस्तों। इनमें से एक डक्ट लार्जर होती है जिसे हम बर्थोलिन डक्ट कहते हैं, याद रखिएगा दोस्तों आप। ठीक है, इस जो रिविनस डक्ट होती है इसमें से एक सबसे बड़ी मेजर होती है डक्ट, जिसको हम बर्थोलिन डक्ट कहते हैं, और ये ग्लैंड के एंटीरियर पार्ट में लगातार ड्रेन करती है, और कुरुंकुला सबलिंगुअलिस पर सब मैक्सिलरी डक्ट की ओपनिंग के समीप ही ये वहां पर अपनी ओपनिंग को अंजाम देती है दोस्तों। तो आज अपन यही रखते हैं।
ठीक है दोस्तों। Thank you very much, sir. Very nice, sir. Manish sir, namaste. Thank you very much, sir. Good evening. Sir. Thank you, Good sir. evening, sir. जी Hello. Thank you very much, sir. जी Hello. जी Sir, राधा मैडम। वेरी गुड सर। सर सबलिंगुलर ग्लैंड से वो जल्दी हमें जो मेडिसिन लेता है वो डायरेक्ट ब्रेन से कनेक्ट होता है ना सर? जी फिर हमें ग्लोब्यूल्स डायरेक्ट क्यों नहीं ले सकते सर? मैडम, Sometimes. अगर हम हर चीज के लिए उसको डायरेक्ट अडॉप्ट करेंगे तो ब्रेन को, अगर वहां पर मान लो कोई चीज ऐसी चली गई जो नहीं जाना चाहिए, फिर आप कैसे कंट्रोल करोगे? आपके पास कुछ है कंट्रोल करने का? फिर ओके ओके आपको ये भी पता है कि ब्लड ब्रेन बैरियर है, ठीक है? यस सर। ब्लड ब्रेन बैरियर है, तो अगर ब्रेन को लगेगा कि ये मेरे काम की है तो फट से अडॉप्ट करेगा, नहीं है तो फिर से रिजेक्ट कर देगा। हम ट्राई केवल कर सकते हैं, ठीक है? ओके सर सर हेलो, बोलिए सर, बोलिए। सर सलाइवरी ग्लैंड स्टोन के लिए आपने कहा S6, तो S6 का क्या रोल वहाँ? सर स्टोन को कैसे निकालोगे आप? अच्छा, पर हम वेस्टेज मटेरियल को कैसे निकालोगे सर? जब आप वेस्टेज मटेरियल को निकालोगे ना, स्टोन कहीं भी फॉर्म होता है, वहां पर S6 का बहुत बड़ा रोल है। बगैर S6 के आप किसी भी स्टोन को रिमूव नहीं कर सकते वेस्टेज मटेरियल, क्योंकि लास्ट मेटाबॉलिक रेमेडी तो S6 ही है ना। अच्छा हाँ, बिल्कुल सही बात है सर, लास्ट तो वही है। सर आपने बताया एक्टर रीजन में हरी लगाने के बाद तो मोशन साफ होगा ना सर पूरा। वो पैरासिम्पैथेटिक है ना सर, पैरासिम्पैथेटिक ज्यादा से ज्यादा फंक्शन को कम करते हैं ना सर। सर कई जगह पर कम करता है, कई जगह पर बढ़ाने का काम भी होता है सर। इसलिए बनवाना। आगे बताऊंगा गंगाधर सर, कौन जगह पे आपको पता चलेगा। In fissure patients, can we use at sacral point, sir? So in fissure patients, हाँ can we use RE directly on sacral point, sir, to move stones? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हो आप, ट्राई करके देखो आप। मुझे तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं ना। ओके सर। जी सर D4 में ही लगा सकते हैं? हाँ, ज्यादा हेवी नहीं करना, आप D4 में ही रखो, लाइटर रहो तो। ओके ठीक है, जिस दिन हमको कॉन्फिडेंट हो जाएगा ना, तब जैसे मुझे कॉन्फिडेंस हो गया, आप लोगों को कॉन्फिडेंस हो जाएगा तो आप भी उसको यूज कीजिएगा। ओके, ठीक है जी, ठीक है दोस्तों, यही रखते हैं आज, कल मिलते हैं। Thank you, Manish sir. Thank you. गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट।